यूकी एक कमज़ोर और अनुभवहीन लड़का है जो ऐसी दुनिया में रहता है जहां केवल महिलाओं के पास ही महाशक्तियां होती हैं। हालांकि उसका नीरस जीवन पूरी तरह से बदल जाता है जब एक शक्तिशाली महिला कमांडर उसे अपना सर्वशक्तिमान सहायक नौकर बना लेती है। अब उसे उसकी आज्ञा माननी होगी, लेकिन बदले में उसे उसकी अजीब इच्छाओं को पूरा करना होगा। ये सब उस भाग्यशाली दिन से शुरू हुआ जब मैं चुपचाप घर जा रहा था। तभी अचानक एक घना कोहरा मुझे घेर लिया, जिससे मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने अपनी बहन को खो दिया था। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, आसपास का दृश्य गायब हो गया था। मैंने खुद को राक्षसों की राजधानी माटो के बीच खड़ा पाया। घबराहट की लहर दौड़ गई और मैंने जल्दी से अपनी जीवित रहने वाली नोटबुक अपने बैग से निकाली। नोटबुक ने समझाया कि इंसान कभी कभी गलती से माटो में भटक जाते हैं। निर्देश स्पष्ट थे, शांत रहें और राक्षस रक्षा दल के आने का इंतजार करें। मैंने पालन करने की कोशिश की, लेकिन अचानक शुकी नामक विचित्र राक्षसी जीव दिखाई दिए और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागता रहा, छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए। उनके पंजों से बाल बाल बचा। जैसे ही मैं दीवार से लग गया, एक शक्तिशाली सफेद बालों वाली लड़की प्रकट हुई जिसने मुझे राक्षसों से बचाया और उसकी उपस्थिति से अधिकार और शक्ति का संचार हुआ। उसका नाम क्योका था, जो राक्षस रक्षा बल की कमांडर थी। क्योका ने शेष शुकी को बिना किसी हिचकिचाहट के नष्ट कर दिया, फिर अपनी दास्ता शक्ति का उपयोग करके एक शुकी को परिवहन के साधन में बदल दिया और मुझे दूर ले गई। तभी 3 अन्य महिला योद्धा दिखाई दी। हिमारी, नेई और शुशु राक्षस रक्षा बल की टीम 7 की सदस्य थीं। उन्होंने शेष राक्षसों को नष्ट कर दिया और नेई ने अपनी डिटेक्शन शक्ति से आसपास की स्कैनिंग की और एक और झुंड के पास आने की चेतावनी दी। क्योका ने अपनी टीम को दुश्मन से लड़ने का आदेश दिया, जबकि उसने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जैसे ही हम अराजकता से गुजरे, में एक और लड़का मिला जो यहाँ भी भटक गया था। लड़का आंसुओं में जाग गया, अपनी खोई हुई बहन को खोजने के लिए मदद की भीख मांगने लगा। उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन क्योका आगे बढ़ती रही, मुझे पास के एक और पीड़ित के पास ले गई। अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी। हम आवाज की ओर दौड़े और एक लड़की को शुकी से घिरा पाया। क्योका ने एक अस्थायी ढाल का आह्वान किया, जिसने मुझे और लड़की को सुरक्षित रखा, जबकि उसने रणनीति बनाई। पीछे हटने से इनकार करते हुए क्योका ने एक जोखिम भरा फैसला लिया और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मैं झिझका, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने मुझे प्रेरित किया। बोझ न बनने का दृढ़ निश्चय करते हुए मैं अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने के लिए सहमत हो गया। उसने नई बची हुई लड़की को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और मेरे हमेशा के लिए उसके बंधक बनने के लिए एक सौदा प्रस्तावित किया। हाँ, एक गुलाम जो शक्ति और वफादारी से बंधा हुआ है। चिंतित और अनुभवहीन में झिझका जब उसने अपनी उंगली बढ़ाई, लेकिन शुकी के करीब आने के साथ मैंने उसकी उंगली चाटी और शक्ति का एक ज्वार मेरे शरीर में प्रवाहित हुआ। हिमारी, शुशु और नेई समय पर मेरी परिवर्तन देखने के लिए पहुंचे। मेरा शरीर एक राक्षसी रूप में बदल गया जो मानवीय सीमाओं से परे शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। एक ही झटके में मैंने शुकी के झुंड को मिटा दिया। क्योका मेरे ऊपर चढ़ गई और साथ में हमने लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन शेष शुकी एक विशाल घृणित राक्षस में विलीन हो गए। क्योका ने मुझे आगे बढ़ने का आदेश दिया और हमारी संयुक्त शक्ति ने राक्षस को 2 हिस्सों में काट दिया। हिमारी ने आश्चर्य से देखा, मेरी क्षमता पर सवाल उठाते हुए। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, मैं अपने मानवीय रूप में लौट आया, अपनी नई पाई गई शक्ति से कांप रहा था। क्योका ने अपनी टीम को बर्खास्त कर दिया और मुझसे निजी तौर पर बात की। उसने मेरी बहादुरी की प्रशंसा की, मुझे अपने साथ एक स्थायी पद की पेशकश की और हालांकि मैं पहले झिझका, क्योका ने एक अप्रत्याशित चुंबन के साथ वादे पर मुहर लगा दी। क्योका ने समझाया कि एक मालिक के रूप में उसे मुझे इनाम देना होगा। हर बार जब मैं बदलूंगा तो मेरी अजीब इच्छाओं को पूरा करना होगा। मुझे झटके लगने लगे, जिससे गलती से उसकी टोपी गिर गई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को देखकर मैं जानता था कि वो भी एक सन की है। वो मुझे इस तरह से चुंबन देती रही जिससे कोई भी आदमी घुटने टेक देता और मैंने स्वीकार करने का फैसला किया। चुंबन के बाद मैं सब कुछ बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये विश्वास करना मुश्किल था कि मेरा पहला चुंबन राक्षसों की राजधानी में हुआ था और क्योका ने बाद में ग्रैंड कमांडर बनने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की और उसे इसे प्राप्त करने के लिए मेरी शक्ति की आवश्यकता थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैं उसके दास के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हो गया, उसके साथ लड़ने की कसम खाई। हम टीम 7 के छात्रावास में लौट आए, जो माटो के यिन यांग सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया एक परिसर था, जहां क्योका ने मुझे टीम के नए प्रबंधक के रूप में पेश किया। हालांकि मेरा काम छात्रावास की देखरेख करना था, क्योका ने यह स्पष्ट कर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वो मुझे युद्ध में बुलाएगी। मैंने जल्दी से अपनी नई भूमिका की कीमत को अपने महिला साथियों द्वारा लगातार काम पर लगाए जाने के रूप में सीखा। नेई, मेरे पहले की नवीनतम भर्ती, ने खुद को एक वरिष्ठ घोषित किया और मुझे समायोजित करने में मदद करने की पेशकश की, जिसने मुझे और भी चढ़ाया। फिर भी परेशानियों के बावजूद मुझमें उत्साह की एक हल्की सी चिंगारी बनी हुई थी। पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे पास एक ऐसी जगह थी जहां मैं वास्तव में संबंधित था। उसके बाद राक्षस रक्षा बल के प्रबंधक के रूप में मेरा पहला दिन बाहर की सफाई के साथ शुरू हुआ, मेरी सामान्य पूर्णता के साथ। बिना किसी चेतावनी के एक शुकी जमीन से ऊपर उठा, लेकिन एक सुरक्षात्मक अवरोध तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे प्राणी पीछे की ओर उछल गया।
नेई लापरवाही से चली गई और समझाया कि टीम 7 का छात्रावास सीधे राक्षस द्वार के बाद था, इसलिए शुकी के लगातार घुसपैठ सामान्य थे। बोलते समय उसने माटो की संरचना का वर्णन किया जो टोक्यो के लगभग आकार का एक विशाल राक्षसी शहर था जिसे 8 जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक टीम को एक जिले की रक्षा करने का काम सौंपा गया था और हमारी टीम 7 जिला 7 के लिए जिम्मेदार थी। नेई ने गर्व से घोषणा की कि एक वरिष्ठ के रूप में वह मुझे मेरे नए कर्तव्यों में मार्गदर्शन करेगी। इन शब्दों ने मुझे असहज कर दिया क्योंकि वो वास्तव में मुझसे छोटी थी। जैसे ही हम बात कर रहे थे मैंने जमीन पर पड़े शुकी की ओर इशारा किया और सोचा कि क्या हम उसे वहीं छोड़ सकते हैं। इससे पहले कि नेई जवाब दे पाती हिमारी अंदर घुस गई, अपने हाथ से लगी गैटलिंग गन से गोलियों की एक कान फोड़ने वाली बौछार छोड़ी और प्राणी तुरंत बिखर गया। मैं सदमे में जम गया था कि इतनी पास से गोलीबारी हुई, लेकिन हिमारी ने माफी नहीं मांगी। इसके बजाय उसने मुझे काम के पहले दिन गपशप करने के लिए डांटा, फिर लापरवाही से कुछ ही मिनटों में नाश्ते की मांग की। शांत हो जाओ बहन, उसके अहंकारी स्वर से चिढ़कर मैं बड़बड़ाया, लेकिन हिमारी ने मुझे सख्ती से याद दिलाया कि मुझे आभारी होना चाहिए कि क्योंका के फैसले के कारण ही मुझे उनकी कुलीन इकाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अपनी नाराजगी को निगलते हुए मैं रसोई में चला गया और एक पूरा नाश्ता तैयार किया। शुशु ने खाते हुए उत्साह से जयकार की, क्योंका ने चुपचाप मेरे खाना पकाने की स्वीकृति दी और यहाँ तक कि हिमारी ने भी अपनी सारी अकड़ के बावजूद एक और हिस्से की मांग की। उनकी स्वीकृति पर मुझे संतोष हुआ जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि अब तक मेरे योगदान टीम के लिए एक सहायक से ज्यादा कुछ नहीं थे। निराश होकर मैंने क्योका से अपनी भूमिका के बारे में पूछा और क्योका ने शांति से समझाया कि वो मुझे केवल आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में बुलाएगी। तब तक मेरा काम छात्रावास का रखरखाव करना था। मैंने आपत्ति करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हिमारी की तलवार अचानक मेरे गले में आ गई। इससे पहले कि तनाव बढ़ता, क्योका ने हस्तक्षेप किया और मुझे याद दिलाया कि छात्रावास महिला योद्धाओं के लिए था, लेकिन मेरी असाधारण सफाई कौशल मुझे मूल्यवान बनाते हैं। हालांकि उसने मुझे ठंडा होकर चेतावनी दी कि अगर मैंने विकृत खेल खेलने की हिम्मत की तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे अनमोल को फाड़ देगी। बाद में दिन में मैं माटो के विशाल दृश्य की प्रशंसा करने के लिए छात्रावास के वॉच टावर पर था, लेकिन नीचे निजी गर्म झरनों में हिमारी स्नान करने के लिए अंदर गई। ओह, मैंने घबराकर जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पीछे से शुशु अचानक अपनी मनमानी सिकुड़ने और विस्तार करने की क्षमताओं का उपयोग करते हुए प्रकट हुई। उसने कहा कि वो मुझे पूरी सुबह देख रही थी और मुझे एक विकृत व्यक्ति की तरह ताक झांक करने के लिए चिढ़ा रही थी। इससे पहले कि मैं समझा पाता उसने एक तस्वीर ली और घोषणा की कि मैं एक विकृत व्यक्ति हूँ। मैं घबरा गया और उससे तस्वीर हटाने की भीख मांगी, लेकिन शुशु ने इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने घोषणा की कि अब से मैं उसका दूसरा गुलाम बनूंगा, जैसे क्योका के साथ। दीवार से लगकर मैं अनिच्छा से सहमत हो गया। जल्द ही मैंने खुद को शुशु के गंदे कमरे की सफाई करते हुए पाया, जबकि वो बिस्तर पर लेटी हुई रोमांटिक मंगा की किताबें पढ़ रही थी। पास में उसका फोन देखकर मैंने एक खतरनाक प्रयास किया कि दोषी तस्वीर को हटा दूं, लेकिन शुशु ने उसे तेजी से वापस खींच लिया। उसने मुझे उसके अधोवस्त्र पकड़े हुए पकड़ा और मैं डर के मारे जम गया, सोचकर कि वो चीख पड़ेगी, लेकिन उसने केवल कंधे उचका दिए। शुशु के लिए मैं एक आदमी नहीं था, मैं एक पालतू जानवर था जो केवल सफाई और छोटे मोटे कामों के लिए उपयोगी था। मैंने झिझका फिर पूछा कि क्या वो वास्तव में ठीक थी अगर मैंने उसके अधोवस्त्र धोए। बिना जवाब दिए शुशु मुस्कुराई, एक और तस्वीर ली और गर्व से उसे अपने बढ़ते ब्लैकमेल दस्तावेजों के संग्रह में जोड़ा। हार मानकर मैं उसके कमरे से चला गया, केवल क्योका और हिमारी को बाहर अभ्यास करते हुए पाया। क्योका ने सटीक तकनीकों का प्रदर्शन किया है, समझाते हुए कि एक आदर्श हमला तेज तीखा और अथक होना चाहिए, दुश्मन को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। जैसे कि आदेश दिया गया हो, एक शुकी फाटक से घुस गया और उसने तुरंत उसे एक सहज गति में गिरा दिया, जिससे टीम कमांडर के रूप में अपना प्रभुत्व साबित हुआ। मैंने विस्मय से देखा, मुझे उस खतरनाक दुनिया की याद दिलाई गई जिसमें मैं रहता था और मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे कभी नाराज नहीं करूंगा। तभी नेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे शुशु पर नजर रखने के लिए कहा, बल्कि वो क्योका और हिमारी के साथ एक बैठक में शामिल हुई। मैंने आपत्ति जताई, लेकिन नेई ने जोर देकर कहा कि शुशु वास्तव में बहुत अच्छी थी। शुशु के साथ फिर से अकेला मुझे तुरंत काम पर लगा दिया गया उसकी पीठ की मालिश करने के लिए। मैं पहले तो चिढ़ गया था, लेकिन मेरे परिप्रेक्ष्य से जल्दी विचलित हो गया, सोचते हुए कि शिकायत करूं या चुप रहूं। शुशु ने लापरवाही से पूछा कि मैं मालिश में इतना अच्छा क्यों था, और मैंने समझाया कि मैंने अपनी बहन की देखभाल करके सीखा था। उसने साझा किया कि उसकी भी बहनें थीं, लेकिन अपने पिता को खोने के बाद उसे एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पाला गया था। इसने मुझ में उसकी जिज्ञासा और मुझे अपना बनाने के उसके फैसले को समझाया। मैंने आपत्ति जताई, उसके तर्क से भ्रमित था, लेकिन शुशु ने जोर देकर कहा कि नई खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसके लिए शुकी से लड़ना एक एक्शन मंगा में नायक की भूमिका निभाने जैसा था। मालिश के बाद वह चाहती थी कि मैं एक गेम खेलूं। उसका क्या मतलब था? मैं जीत के प्रति आश्वस्त होकर सहमत हो गया, लेकिन उसने एक शर्त जोड़ी कि हारने वाले को कपड़ों की एक परत उतारनी होगी। जीतने का दृढ़ संकल्प मैंने गंभीरता से खेला, लेकिन एक के बाद एक राउंड हार गया। अंत में केवल मेरे अंडरवियर बचे। शुशु ने मुझे वो भी उतारने का आदेश दिया।
जैसे ही वो करीब आई मैं घबरा गया और तर्क करने की कोशिश की, उसे चेतावनी दी कि एक आदमी का शरीर देखना उसे आघात पहुंचा सकता है। शुशु केवल हंसी और अपने आकार को बड़ा किया, आसानी से मुझे वश में कर लिया, मुझे एक गुड़िया की तरह नीचे दबा दिया। उसने मेरा अंडरवियर नीचे खींच लिया, फिर मेरी छुटकी पर बेकाबू होकर हंसने लगी। अपमान मुझ में जल गया, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता एक जोरदार धमाके ने छात्रावास को हिला दिया। एक विशाल शुकी ने ढाल को तोड़ दिया था, एक ही झटके में उसके अवरोधों को तोड़ दिया। शुशु ने मुझे पीछे हटने का आदेश दिया, इससे पहले कि वो प्राणी का सामना करने के लिए अपने आकार को बढ़ाए। उसने राक्षस के साथ वार का आदान प्रदान किया, शुरू में ऊपरी हाथ रखा, लेकिन जब दूसरा और भी बड़ा शुकी दिखाई दिया तो उसे जोरदार मार पड़ी और वो कमजोर पड़ने लगी। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन क्यूका के आदेश के बिना बदल नहीं सकता था। तब मुझे याद आया कि जब हमने अपना सौदा किया था तो मैंने उसकी उंगली चाटकर अपनी शक्ति प्राप्त की थी। हताश होकर मैं क्यूका के कमरे में भाग गया, उसकी गंध वाली कोई भी चीज ढूंढ रहा था। सबसे पहले मैंने उसके दस्ताने आजमाए और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसका कोट, लेकिन केवल आंशिक रूप से बदल पाया। आखिरकार मुझे उसके जूते मिले, उनकी तीव्र गंध को सूंघा और पूर्ण परिवर्तन सक्रिय कर दिया। युद्ध के मैदान में लौटकर मेरे आधे अधूरे परिवर्तित रूप ने शुशु को हंसाया, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया, उसे शुकी को रोके रखने का आदेश दिया। मेरे आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी सारी उधार ली हुई शक्ति लगाकर पालन किया। मैंने एक ही विनाशकारी मुक्का मारा, जिससे राक्षस तुरंत नष्ट हो गया। थका हुआ मैं वॉच टावर से गिर गया। शुशु के उभरे हुए आड़ू के बीच एक अजीबोगरीब लैंडिंग की। उसने मुझे डांटा नहीं, इसके बजाय उसने मेरी जिद पर मेरा मजाक उड़ाया। अपनी कमजोरी के बावजूद मेरी चुनौती से खुश थी। जैसे ही टीम के बाकी लोग लौटे, क्यूका ने मुझे इनाम के तौर पर मेरे घावों की मालिश की। मैंने क्षतिग्रस्त ढाल के बारे में पूछा और क्यूका ने समझाया कि ये जादुई आड़ुओं से बनी है और जब तक क्षति बड़ी नहीं होती तब तक ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उन्हें बर्खास्त करने से पहले क्यूका ने शुशु को उसकी लापरवाही के लिए फटकारा और उसे कर्ज चुकाने के लिए घर के काम में मेरी मदद करने का आदेश दिया। जैसे ही बाकी लोग चले गए, शुशु मेरी पीठ पर कूद गई। एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए उसने मुझे एक और आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई। मैं अविश्वसनीय रूप से घूर रहा था, ये महसूस करते हुए कि कोई रास्ता नहीं था। शुशु इस बीच टहलते हुए गुनगुना रही थी, अपनी अगली साजिश की योजना बना रही थी। अगले दिन क्यूका ने मुझे जादुई पोर्टलों के माध्यम से एक और टीम से मिलने ले जाने का फैसला किया जो यामाहिरो शहर से जुड़े थे। मैं आश्चर्य से पलक झपक रहा था जब क्यूका ने अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने। उसे अपनी वर्दी के बिना देखकर मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने जल्दी ही अपनी शांति वापस पा लिया, टिप्पणी करते हुए कि इंसानी दुनिया में वापस लौटना कितना अच्छा लगता है। क्यूका ने हालांकि मुझे जितना हो सके उतनी ताज़ी हवा लेने के लिए कहा, क्योंकि ये छोटी छुट्टी लंबे समय तक नहीं चलेगी। इस बीच छात्रावास में वापस शुशु मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे स्टोर रूम में नहीं मिली। जब उसने पूछा कि मैं कहाँ गया था तो नई ने बेतकल्लुफी से बताया कि क्यूका मुझे बाहर ले गई थी। ये सुनकर शुशु को एहसास हुआ कि आज कौन सा दिन है। इंसानी दुनिया में वापस क्यूका मुझे एक शांत कब्रिस्तान में ले गई। वो एक बड़े स्मारक के सामने रुकी और समझाया कि ये ओवा में गसन पर्वत दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था, जहां एक बार शैतानों ने हमला किया था। शैतानों में से एक विशेष एक गेंडा उस दिन बच गया था। क्यूका तब छोटी थी, लेकिन वह कभी नहीं भूली थी। स्मारक के सामने खड़े होकर उसने स्वीकार किया कि यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से उसने शैतानों से लड़ने का दृढ़ संकल्प किया था। विजिट के बाद क्यूका लौटने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने उसे धीरे से रोका, सुझाव दिया कि हम थोड़ी देर रुकें। मैंने पास की एक परफेक्ट की दुकान की ओर इशारा किया, उसे इसे आजमाने के लिए उकसाया। शुरुआत में वह झिझकी, लेकिन अंततः वह थोड़ी देर रुकने के लिए सहमत हो गई। जैसे ही हम बैठे, मैंने अपना दिल खुला उसे बताया कि मैं उसकी भावनाओं को उससे कहीं ज्यादा समझता हूँ जितना वो सोचती है। मैंने भी अपनी बहन को एक शैतानी हमले में खो दिया था, इसलिए मुझे अफसोस और प्रतिशोध का वजन पता है। लेकिन मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर वो इस पर अटकी रही तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद को जला डालेगी। पहली बार क्यूका ने राहत की सांस ली और मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी। जब परफेक्ट लाया गया तो क्यूका ने एक निवाला लिया और पहली बार किसी चीज का सचमुच आनंद लेती हुई प्रतीत हुई। इस बीच में स्तब्ध रह गया। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत पहले अपनी बहन की मुस्कान याद आ गई, जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जिन्हें मैंने दफना दिया था। लेकिन अचानक क्यूका का फोन एक आपातकालीन अलर्ट के साथ बज उठा। उसने तुरंत मुझे बदलने का आदेश दिया ताकि हम जितनी जल्दी हो सके छात्रावास वापस आ सकें। पहुंचने पर क्यूका ने मुझे कपड़े बदलने के लिए कहा, लेकिन फिर उसने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा। क्यूका ने मुझे अपनी वर्दी बदलने से पहले उसके कपड़े उतारने की इजाजत दी, जिससे मुझे एक आंखों को भाने वाला दृश्य मिला जो किसी भी आदमी के मुंह में पानी ला देगा। एक बार जब क्यूका तैयार हो गई तो स्थिति फिर से गंभीर हो गई। कई गड्ढे अचानक दिखाई देने और उनसे शैतानों के उमड़ने की रिपोर्टें आ रही थीं। नेई ने तुरंत अपनी स्कैनिंग क्षमताओं से आसपास स्कैन किया और पुष्टि की कि क्षेत्र में कोई इंसान नहीं है और ये वास्तव में शैतानों का एक ठिकाना है। मैं अब पूरी तरह से उत्साहित टीम के साथ साइट की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। बाद में वे शुशु के अपने विशाल रूप में बदलने के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। उसने गड्ढों को ऐसे कुचला जैसे वो चींटियों के घोंसले को कुचल रही हो।
हिमारी एक गैटलिंग बंदूक के साथ पीछा कर रही थी, बाकी शैतानों को नीचे गिरा रही थी। किसी भी बचे हुए शैतान के साथ क्यूका और मैं उन्हें खत्म करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही क्यूका ने अपना आदेश दिया, पीछे से एक आश्चर्यजनक हमला हुआ। गेंडा राक्षस दिखाई दिया और उस पर एक रहस्यमयी महिला सवार थी, जिसने अचानक हिमारी पर एक विनाशकारी गोली चलाई, जिससे वो गिर गई। क्यूका ने तुरंत जवाब मांगा। महिला ने शांति से खुद को शैतान रक्षा बल से नफरत करने वाली के रूप में पेश किया और ये भी बताया कि उसके पास एक जादुई आड़ू है जो उसे बहुत ताकत देता है। फिर उसने क्यूका के साथ भयंकर युद्ध किया। उसकी शक्ति और गति क्यूका के हर वार से मेल खाती थी। लड़ाई के बीच में महिला अपने खूबसूरत छोटे भाई के बारे में बात करने लगी और ये कि वह उसे ढूंढ रही थी। जब एक निम्न स्तरीय राक्षस अचानक पास आया तो उसने अपनी कहानी में बाधा डालने के लिए उसे एक जानलेवा नजर से देखा। लेकिन मैंने देखा और उस जानलेवा नजर में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अपनी बहन की यादें ताजा कर दी। जैसे ही महिला ने लड़ाई जारी रखी, उसने क्यूका का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि वे शैतान की दुनिया की असली शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसने अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिली, एक छोटा सा ठहराव आया। उनके बीच एक अजीब सी पहचान की चमक। उस पल के विचलित होने से क्यूका को हमला करने की अनुमति मिली, जिससे मैं महिला की पकड़ से मुक्त हो गया। हालांकि लड़ाई जारी रखने के बजाय रहस्यमयी महिला अपने गेंडा राक्षस पर पीछे हट गई। गुस्से में क्यूका ने मुझे पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बजाय मैंने घायल हिमारी और शुशु की मदद करना चुना। उन्हें बेहोश देखकर क्यूका को एहसास हुआ कि उसे उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत है और उसने पीछा छोड़ दिया। छात्रावास में वापस हिमारी और शुशु का उनके घावों का इलाज किया गया और उस रात बंद दरवाजों के पीछे मुझे वही मिला जिसे क्यूका ने अपनी क्यूका के पैरों से लाड़ प्यार के रूप में मेरा इनाम कहा था। मुझे अनायास चिढ़ाते हुए क्यूका ने अपने पैरों से मेरे चेहरे पर सहलाया और रहस्यमयी दानव महिला पर चर्चा की। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले कभी उसकी तरह किसी से नहीं मिली थी। मैं अभी भी ठीक हो रहा था। मैंने कहा कि महिला मेरी बहन जैसी दिखती थी, जो एक दानव हमले के बाद कई साल पहले गायब हो गई थी। क्यूका ने अनुमान लगाया कि महिला शायद अपने भाई को ढूंढ रही थी, जो मुझे देखकर उसकी प्रतिक्रिया की व्याख्या कर सकता है। उस रात में रात का खाना बना रहा था, भी इस संभावना में डूबा हुआ था कि दानव महिला वास्तव में मेरी लंबे समय से खोई हुई बहन थी। मेरी आंतरिक उथल पुथल बाधित हुई जब नई ने धीरे से मुझे सूप को बह जाने के लिए डांटा। आश्चर्यजनक रूप से नई लंबे समय तक नाराज नहीं रही। इसके बजाय उसने मेरी लड़ाई में मदद करने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दिया और भविष्य में मेरा समर्थन करने का वादा किया। मैं मुस्कुराया और उसे आश्वस्त किया, उसे प्यारा कहा और उसे मेरी चिंता न करने के लिए कहा। इस बीच दानव दुनिया में रहस्यमयी महिलाओं बा अपने नेता को रिपोर्ट करते हुए देखी गई, जबकि कोको नामक एक छोटी बाल वाली लड़की उसके घावों को चाटकर ठीक कर रही थी। आओबा को पहले ही सच्चाई पता चल गई थी कि मैं उसका भाई था, लेकिन वो सोच रही थी कि मैं क्यूका के साथ क्यों मिला हुआ था। छात्रावास में वापस मैं नहा रहा था जब शुशु अचानक मेरे पीछे रेंग आई, पूरी तरह से ठीक और हमेशा की तरह शरारती दिख रही थी। उसने शरारती ढंग से मुझे मुड़ने के लिए कहा, मुझे लगातार चिढ़ा रही थी। मैं झिझकाया, जानते हुए कि ये उसकी एक और ब्लैकमेल वाली तस्वीर लेने के लिए उसके जाल में से एक हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे साफ करना शुरू किया, मैंने मान लिया कि उसने स्विम सूट पहना हुआ है और मुड़ गया केवल उसके सामान के सामने आने के लिए। शर्मिंदगी से मैं घबराकर और शर्मिंदा होकर टब से बाहर भागा, केवल हिमारी से टकराने के लिए जो अपने आड़ू रक्षक को उतार रही थी। फिर वह एक उग्र जानवर में बदल गई, मुझे टुकड़ों में काटने के लिए तैयार। हालांकि इससे पहले कि उपद्रव हो पाता, दालान में अचानक एक पोर्टल खुल गया। उससे बाहर टीम 6 के 2 सदस्य तेनका और याचिहो निकले, जिन्होंने तुरंत टीम 7 के नए गुलाम होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। दोनों क्यूका की टीम के साथ बैठ गए और क्यूका ने तुरंत भौहें चढ़ाइयां जानने की मांग की कि वे यहाँ क्यों हैं। तेनका ने धीरे से मुस्कुराई और सीधे मुद्दे पर बात की। उसने समझाया कि वो मुख्यालय से एक आपातकालीन अलर्ट के कारण यहाँ थी। एक मानव रूप में एक दानव था, एक विशेष रूप से शक्तिशाली। शीर्ष अधिकारियों ने सभी टीमों को सहयोग करने का आदेश दिया था अगर एक और हमला होता है। इससे पहले कि मैं इस जानकारी को संसाधित कर पाता, याचिहो ने अपनी गंभीर मनोवैज्ञानिक आंखें अपनी बहन हिमारी की ओर घुमाईं और अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाया, क्योंकि वो पिछले मिशन पर बेहोश हो गई थी। आजुमा कबीले को अपमानित कर रही थी और उन सभी को शर्मसार कर रही थी। हिमारी ने गुस्से से कांपते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन इससे पहले कि वो गुस्से में फट जाती, क्यूका ने हस्तक्षेप किया। उसने ये भी सुना था कि टीम 3 पर 2 बार उसी मानव जैसे दानव ने हमला किया था और उसने स्पष्ट कर दिया कि सहयोग आवश्यक था। हालांकि याचिहो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एक ठंडी मजाकिया हंसी निकली जब वो हिमारी की ओर मुड़ी। उसे एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं माना। हिमारी का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन क्यूका ने तुरंत पहचान लिया और मिशन को खतरे में डालने से पहले हस्तक्षेप किया। उसने 2 टीमों के बीच एक द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा ताकि प्रत्येक टीम के योद्धाओं की ताकत का परीक्षण किया जा सके। तेनका के होंठ एक शरारती मुस्कान में मुड़ गए, स्पष्ट रूप से उत्सुक थे और वो चुनौती के लिए पूरी टीम के साथ लौटने के लिए सहमत हो गई। टीम 6 के चले जाने के बाद हिमारी क्यूका की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हताशा और दृढ़ संकल्प था।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मदद के लिए विनती की, मुझे प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करने की भीख मांगी। क्यूका सहमत हो गई, लेकिन उसे चेतावनी दी कि जीत के लिए ताकत, अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होगी। हिमारी ने मजबूती से सिर हिलाया, बिना शब्दों के ये घोषणा करते हुए कि वो कुछ भी करेगी जो करना होगा। हिमारी ने तब मुझे प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बाहर खींच लिया। प्रदर्शन और हाव भाव के माध्यम से उसने समझाया कि उसकी क्षमता सीखने की थी। देखने, नकल करने और अनुकूलन करके वह अपनी नहीं बल्कि तकनीकों को दोहरा सकती थी, और उसका वर्तमान लक्ष्य सरल था क्यूका की शक्ति का अध्ययन करना और उसमें महारत हासिल करना। साथ में हमने अभ्यास करने के लिए पास के एक दानव ठिकाने में प्रवेश किया। मैंने हिमारी के साथ शारीरिक संपर्क बनाया, अपने परिवर्तन को सक्रिय किया। लेकिन इस बार रूप अलग था। ये क्यूका की शक्ति की सटीक नकल नहीं थी। मेरा नया रूप तेज था, लेकिन शुद्ध शक्ति में कमजोर था। हालांकि मेरी बेहतर गति ने हिमारी में आत्मविश्वास जगाया। मुझे लड़ते हुए देखकर उसे विश्वास होने लगा कि वो याचिहो को हरा सकती है। जैसे ही हमने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया, दोनों थके हुए थे, लेकिन हिमारी के शरीर ने अचानक उसके आड़ू रक्षक को उजागर कर दिया, जिससे वो सदमे में आ गई। मैं हकलाया जल्दी से मुड़ गया और शर्मिंदगी से समझाया कि क्यूका की शक्ति में एक इनाम प्रणाली थी और इनाम के बिना मेरा बढ़ाया हुआ रूप अस्थिर रहेगा। हिमारी हिचकिचाई, उसके गाल लाल हो गए इससे पहले कि वो अनिच्छा से एक इनाम प्रदान करने के लिए सहमत हुई, और उसमें मेरा दम घोंट दिया। बाद में मैंने हिमारी को एक अलग क्षमता में बदलने पर विचार करने का सुझाव दिया, लेकिन उसने मुझे तीखे स्वर में कहा, कहते हुए कि ये इतना सरल नहीं था। उसकी शक्ति के लिए संगतता की आवश्यकता थी और उसे अपनी मर्जी से बदला नहीं जा सकता था। मैं उसकी इनाम प्रणाली के बारे में कुछ बुदबुदाया, लेकिन हिमारी ने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी लड़ाई के लिए एक गहरा कारण बताया। उसने सच्चाई बताई कि वो प्रतिष्ठित आजुमा कबीले से थी, जो योद्धाओं की कई पीढ़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अपनी बहनों की तुलना में उसे हमेशा कमजोर माना जाता था। एक निरंतर विफलता जिसने कबीले के नाम को बदनाम किया। वो दबंग बोझ उसे किसी और की तुलना में अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। उसकी दिल की सच्चाई सुनकर मैंने चिढ़ाना बंद कर दिया और चुपचाप स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। हमारे बीच का तनाव कम हो गया और मैंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन उसे अत्यधिक आत्मसंतुष्ट न होने के लिए कहा। हमने शाम तक रणनीति बनाना जारी रखा। सबसे बड़ी बाधा याचिहो की खतरनाक क्षमता समय हेरफेर बनी हुई थी। इस बीच दूर कहीं याचिहो ने सहज रूप से हिमारी की साजिश को महसूस करते हुए अपनी बातचीत के बीच में रुक गई और अपनी कमजोर बहन को कुचलने के विचार का आनंद लिया। अगले दिन हिमारी मुझे और भी अधिक तीव्र प्रशिक्षण के लिए बाहर ले गई। उसने अपनी परिकल्पना साझा की कि याचिहो की समय हेरफेर क्षमता शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक सहन शक्ति खर्च होती थी। अगर हम उसे जल्दी से ऊर्जा जलाने के लिए मजबूर कर सकते थे तो एक उद्घाटन दिखाई देगा। उसने याचिहो की अजीब चार्जिंग मुद्रा को भी देखा। जब भी वो अपनी शक्ति बढ़ाती थी, एक कमजोरी जिसका हम फायदा उठा सकते थे। मैंने सुझाव दिया कि याचिहो को अपनी क्षमता को सक्रिय करने के अवसरों को कम करने के लिए गति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाए। हिमारी सहमत हो गई, मुझे अपनी शक्ति अपने पैरों में केंद्रित करने का निर्देश दिया। मेरी चाल बहुत तेज हो गई थी, लेकिन हमलों की शक्ति कम हो गई थी। जैसे ही मेरा परिवर्तन पूरा हुआ, हिमाकी ने धीरे से मेरे सिर पर थपकी दी। मेरी प्रगति को चुपचाप स्वीकार किया, लेकिन मुझे याद दिलाया कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसके बाद हमने प्रशिक्षण के अगले चरण के लिए स्थान बदल दिया। इस बार क्योका ने हस्तक्षेप करने से पहले चुपचाप निगरानी की। उसने हिमाकी को मेरे साथ लड़ने के महत्व पर जोर दिया कि केवल मुझे दूर से आदेश देने पर। यह एहसास तुरंत आया। हिमाकी मेरी पीठ पर चढ़ गई, सीधे मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और मेरी शक्ति आसमान छू गई। हमारे हमले अधिक तेज और बहुत अधिक प्रभावी हो गए। दिन ब दिन हमने बिना रुके अभ्यास किया। इस तकनीक को तब तक परिष्कृत किया जब तक हमारी हरकतें पूरी तरह से तालमेल में नहीं आ गई। प्रत्येक सफल प्रशिक्षण सत्र मेरे सामान्य इनाम के साथ समाप्त हुआ, जिसके बारे में मैंने कभी शिकायत नहीं की। अंततः युद्ध का दिन आ गया। टीम 6 तेनका याचिहो और सहारा के साथ जल्दी पहुंची। जब हिमाकी और शुशु मैच से पहले स्नान कर रहे थे, सहारा गलती से पानी में फिसल गई और वहीं सो गई, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। नहाने के बाद हिमाकी बाहर निकली, लेकिन याचिहो ने उसे रोक लिया। उसकी बहन झुककर बिना किसी अतिरिक्त शब्द के हिमाकी का मजाक उड़ाने लगी। एक पल के लिए हिमाकी का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन मैं समय पर पहुंच गया। मेरी स्थिर नजर ने उसे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त शक्ति का आश्वासन दिया। छात्रावास के बाहर टीम 10 निर्दिष्ट रेफरी के रूप में पहुंची। अपना हाथ ऊपर उठाकर उसने अखाड़े के चारों ओर एक विशाल सुरक्षात्मक बाधा बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी योद्धा गंभीर रूप से घायल ना हो। अंततः युद्ध शुरू हुआ। हिमाकी और याचिहो आमने सामने थी। उनके बीच का तनाव दमघोंटू था। नियम सरल थे, तब तक लड़ो जब तक एक पक्ष जारी न रख सके या हार न मान ले। याचिहो ने पहले कदम उठाया। अपनी बहन का लगातार मजाक उड़ा रही थी, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी, लेकिन हिमाकी ने उसके अहंकार का फायदा उठाया। मेरी बढ़ी हुई गति के साथ हमने शुरुआत में ही एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे याचिहो को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया। हालांकि याचिहो ने अपनी जुबान दबाए बिना किसी हिचकिचाहट के समय टूट गया जब उसने इसे नियंत्रित किया और युद्ध क्षेत्र पलक झपकते ही रीसेट हो गया। लेकिन हिमाकी ने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। याचिहो के हेरफेर की आशंका थी।
उसने तुरंत दिशा बदल दी, बीच में ही रणनीति बदल दी। मेरे साथ सीधे याचिहो की समय झुकने वाली शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले स्नान के बाद हिमाकी याचिहो के बारे में सब कुछ जानने के लिए दृढ़ थी। उसने सहारा से पूछा कि क्या उसकी बहन ने प्रशिक्षण लिया था, और सहारा ने अपने सामान्य थके हुए चेहरे के साथ बताया कि याचिहो ने बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसने अपना लापरवाह रवैया बनाए रखा, जैसे कि लड़ाई में कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। शुशु की टिप्पणी कि याचिहो हिमाकी को गंभीरता से नहीं ले रही थी उसके भीतर एक शांत तूफान को प्रज्वलित कर दिया, और वो ज्ञान उसकी बहन को हराने के लिए ईंधन बन गया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई हिमाकी और मैंने तुरंत अपनी गुप्त रणनीति को अंजाम दिया, एक ऐसी रणनीति जिसका हमने बिना रुके अभ्यास किया था। मैंने खुद को अविश्वसनीय गति से हवा में ऊपर उठाया। मेरी चालें तेज और सटीक थीं। याचिहो आत्मविश्वास और शांत ने अपनी संशोधित रिवॉल्वर उठाई और अपनी विशिष्ट क्षमता समय को पीछे करने और लड़ाई पर नियंत्रण हासिल करने का इरादा रखते हुए उसे सक्रिय करने की तैयारी की, लेकिन हिमाकी ने इसकी आशंका जताई थी। जिस क्षण याचिहो ने निशाना साधा, हिमाकी ने मेरी गति का मार्ग बदल दिया, जिससे मैं एक तेज प्रत्याशित डुबकी में चला गया। अचानक चाल ने हमें एक और वार करने की अनुमति दी, सीधे याचिहो को मारना। हमला होने के बावजूद याचिहो ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिक्रिया दी, समय को वापस कर दिया ताकि नुकसान को बेअसर किया जा सके, और हिमाकी की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक देखा। इस बार उसने अपनी समय स्थगित करने की क्षमता का उपयोग करने की तैयारी की, जिसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से जमा देना और लाभ प्राप्त करना था। हालांकि जैसे ही समय आगे बढ़ा, मैं और हिमाकी उसकी प्रभावी सीमा से बाहर थे। व्यर्थ ऊर्जा से उसे परेशानी हुई, लेकिन हिमाकी का इरादा ठीक यही था। मेरी ऊंचाई और गति का उपयोग करते हुए हिमाकी ने याचिहो के चारों ओर तेजी से नियमित पैटर्न में घूमना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बहन को लगातार घूमना और पीछा करना पड़ा। इस रणनीति ने याचिहो की लय को तोड़ दिया, जिससे उसे हमारी पहुंच की दिशा का अनुमान लगाना अधिक कठिन हो गया। हिमाकी का संकल्प हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होता गया, और मैंने हमारे बंधन के माध्यम से उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को महसूस करते हुए उसके दृढ़ संकल्प से अतिरिक्त शक्ति महसूस की। हमारी रणनीति की कुंजी भ्रम और भटकाव में निहित थी, जबकि अप्रत्याशित कोणों से हमला करते हुए निरंतर गति बनाए रखना था। निरीक्षण के माध्यम से हिमाकी ने याचिहो के हमले के पैटर्न को याद किया, विशिष्ट मुद्राओं की पहचान की जिनका उसने अपनी तकनीक को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया था। इन आदतों का फायदा उठाकर हिमाकी ने याचिहो को अनुमानित प्रतिक्रियाएं देने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे लड़ाई के प्रवाह पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि याचिहो लापरवाह नहीं थी। उसके शांत मुखौटे के नीचे तैयारी की एक गहरी परत थी, और उसने अपनी छिपी हुई तकनीक गोल्डन ओवर का खुलासा किया। इस क्षमता के साथ उसने अपनी समय नियंत्रण क्षमताओं को सामान्य सीमा से कहीं आगे बढ़ाया। 5 सेकंड से अधिक समय तक समय को रोक दिया। उस निलंबित क्षण में याचिहो ने शांति से 2 बार निशाना साधा और गोली चला दी, एक बार मुझ पर, एक बार हिमाकी पर। जैसे ही समय फिर से शुरू हुआ, दोनों अप्रत्याशित हमले से गिर गए। एक संक्षिप्त क्षण के लिए याचिहो विजयी खड़ी रही, लेकिन प्रयास की एक कीमत थी। गोल्डन ओवर के लंबे समय तक उपयोग से उसकी ऊर्जा गंभीर रूप से कम हो गई थी, जिससे उसकी गतिविधियां धीमी और कम समन्वित हो गईं। जबकि हिमाकी हार मानने वाली थी, मैंने उसे प्रोत्साहित किया या बताया कि याचिहो कितनी कमजोर हो रही थी। हिमाकी ने इस दमे में होने के बावजूद उस कमजोरी को भी देखा जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरी शक्ति अभी भी उनके बंधन में बह रही थी। हिमाकी ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था, फिर भी उसका दिमाग तेज रहा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी बहन की शक्ति हमेशा उससे बेहतर थी, लेकिन इस बार हिमाकी अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प और मेरे विश्वास का भार अपने साथ ले गई। याचिहो ने एक और गोली की तैयारी की, एक बार फिर अपनी विशिष्ट मुद्रा में, लेकिन हिमाकी ने अपनी रणनीति बदल दी थी। मेरी पीठ पर बैठने के बजाय वह बीच हवा में कूद गई याचिहो की सीधी दृष्टि से गायब हो गई। विचलित होकर याचिहो ने स्वाभाविक रूप से गोली चला दी, कुछ भी नहीं मारा। उसी क्षण हिमाकी उसके नीचे से निकली, उसकी गर्दन पर सीधे गोली मार दी, इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती। वार पूरी तरह से लगा। याचिहो लड़खड़ा गई, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वो अंततः गिर गई, उसका शरीर युद्ध के मैदान पर नीचे गिर गया। शुशु और नई खुशी से झूम उठे, हिमाकी की जीत के लिए जोर जोर से जयकार कर रहे थे। क्योका ने हिमाकी द्वारा प्रदर्शित सामरिक प्रतिभा पर शांत गर्व के साथ चुपचाप देखा। यहाँ तक कि तिनकाजो आमतौर पर उदासीन रहती थी, ने जीत के पीछे के कौशल को स्वीकार किया। सहारा को सलाह दी कि वो इस हार को सुधारने के अवसर के रूप में ले। बाद में रेफरी ने उन्हें ठीक किया और याचिहो को होश आया। हिमाकी के प्रशिक्षण के कारण बीमार पड़ने के समय को याद किया। उसके अथक दृढ़ संकल्प को भोलापन माना गया था, लेकिन इस परिपक्वता को सीधे देखकर उसने हिमाकी द्वारा प्राप्त शक्ति को पहचान लिया। धीरे से उसने हिमाकी को उसकी जीत के लिए बधाई दी और उसे बराबरी के रूप में अपने परिवार में लौटने की पेशकश की। हालांकि हिमाकी का घर लौटने का कोई इरादा नहीं था और उसने घोषणा की कि उसकी टीम उसका घर है। उसके इनकार ने चुपचाप याचिहो के आत्मविश्वास को तोड़ दिया, लेकिन सहारा और तेनका ने उसे जल्दी से दिलासा दिया, या अच्छी तरह जानते हुए कि उसका तीखा अहंकार अक्सर उसकी जटिल भावनाओं को छुपाता था। छात्रावास में वापस परिणाम चुपचाप सामने आया।
हिमाकी अभी भी उत्तेजित थी ने एक गिलास पानी उठाया, लेकिन जब मैं अपना गिलास लेने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे करीब खींचा और मुझे गहराई से चूमा। हम दोनों के बीच ताज़ा पानी का आदान प्रदान किया। ये अंतरंग कृत्य लड़ाई के दौरान उसके समर्थन के लिए उसकी अनकही इनाम के रूप में आया। कहीं और याचीहो और तेनका ने लड़ाई के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और तेनका ने उसे प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने के लिए डांटा। याचीहो ने चुपचाप स्वीकार किया कि मेरी क्रूर शक्ति की कमी ने लड़ाई को लंबा कर दिया था। हालांकि उसने मेरे और हिमाकी के समन्वय में बुद्धिमत्ता को अनिच्छा से स्वीकार किया। इस बीच शुशु हिमाकी और मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन संयोग से दोनों को अभी भी एक भावुक चुंबन में बंध पाया। लड़ाई की तीव्रता के बाद उनकी निकटता बिना किसी सीमा के थी। बाद में इन सहारा की बारी थी कि वो शुशु का सामना करे, लेकिन इन राक्षसी शिकारी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गिनीज की सुरक्षात्मक ढाल के बाहर शक्तिशाली दानव उन पर नजर रख रहे हमला करने का इंतजार कर रहे थे। सहारा शुशु का सामना कर रही थी। दोनों विशुद्ध रूप से शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे और लड़ाई शुरू होते ही हवा में तनाव बढ़ गया। शुशु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी प्रेरणा बढ़ रही थी, केवल जीत के लिए बल्कि मुझे प्रभावित करने के विचार के लिए भी। उसने खुद को जीतने के लिए अपना सब कुछ देने का वादा किया। शुरुआत से ही दोनों ने केवल मुट्ठी से लड़ने का फैसला किया और सहारा की अद्भुत शक्ति उसकी आश्चर्यजनक गति के साथ मिलकर उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाती थी, जबकि शुशु की बुलंद उपस्थिति और क्रूर शक्ति ने उसे एक कमांडिंग बढ़त दी। उनकी टक्कर पिंजरे में बंद दो मुक्केबाजों की तरह थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। प्रत्येक वार जानबूझकर था, लेकिन सहारा एक आलसी होने के कारण खराब सहन शक्ति थी और वो जल्दी से थक गई। ये महसूस करते हुए कि वो लड़ाई को खींच नहीं सकती, उसने अपनी सच्ची क्षमतापूर्व पागलपन को उजागर करने की घोषणा की। शुशु ने भी उतनी ही उत्सुकता से प्रतिक्रिया दी, खुद के परिवर्तन को सक्रिय किया, जिसमें उसका पैटर्न बदल गया और उसका शरीर काफी बढ़ गया। सहारा में उत्साह बढ़ गया, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने पूर्व पागलपन के रूप को बुलाया। चरण 3 में प्रवेश किया, एक ऐसी स्थिति जिसने उसे अधिक गति और शक्ति दोनों प्रदान की। जब शुशु ने उसे एक क्रूर पंच से जमीन पर गिरा दिया तो सहारा तुरंत ठीक हो गई। शुशु के चेहरे पर एक दर्दनाक थप्पड़ के साथ उछल पड़ी। सहारा की क्षमता समय के साथ और अधिक शक्तिशाली होती जाती है। वो जितनी देर अपनी शक्ति बनाए रखती है, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक विनाशकारी होती जाती है। उसने शुशु के बढ़े हुए आकार का फायदा उठाया, उसके बड़े शरीर को एक आसान लक्ष्य में बदल दिया। अचानक युद्ध के मैदान के नीचे से बिखरी हुई चट्टानें उठने लगी, एक चतुर भटकाव जिसने शुशु को संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। उस क्षण में सहारा ने उसके पेट पर एक महत्वपूर्ण वार की आजिश से वो जमीन पर गिर गई। शुशु को गिरते हुए देखकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, हार मानने से इनकार कर दिया। सहारा ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ चुपचाप उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शुशु का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके विचार अपने सहपाठियों के चिढ़ाने वाले प्रेम वार्तालापों पर चले गए। उन्होंने उससे कहा था कि वो अंततः एक ऐसे लड़के की गहरी परवाह करने का अर्थ समझेगी जिसे वो पसंद करती है, सिर्फ आत्मसम्मान से अधिक के लिए लड़ना। तब उसने उनके शब्दों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब सहारा के सामने खड़ी थी दर्द में, लेकिन टूटी नहीं। उसे आखिरकार समझ में आ गया। वो चाहती थी कि मैं उसकी ताकत देखूं और वो चाहती थी कि मैं उसे जीतते हुए देखूं। सहारा ने उसे बेहतर गतिशीलता के लिए अपने रूप को छोटा करने का संकेत दिया, लेकिन शुशु ने मना कर दिया। उसने अराजकता को गले लगा लिया, परिष्कृत रणनीति पर साहसी भारी हमलों को प्राथमिकता दी। दृढ़ संकल्प के साथ दहाड़ते हुए वह एरॉन के अंतिम टाइटन रूप से भी बड़ी हो गई, बहुत खतरनाक, और खुद को हवा में ऊपर उठाया। सहारा पर एक गिरते हुए उल्का पिंड की तरह नीचे गिर गई। सहारा ने वापस धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे बीच हवा में पकड़ लिया गया। जब शुशु ने उसे अपने विशाल शरीर के नीचे दबा दिया तो वो जमीन पर जोर से पटक दी गई। एक पल के लिए सहारा हार गई लग रही थी, उसका शरीर युद्ध के मैदान पर शिथिल पड़ा था। शुशु ने गिनी को नॉकडाउन की पुष्टि करने का संकेत दिया, लेकिन इससे पहले कि पहली गिनती शुरू होती सहारा का शरीर असामान्य रूप से हिलने लगा। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसकी चेतना गायब हो गई लग रही थी, फिर भी उसकी मुद्रा पूर्णता में बदल गई। मैं आश्चर्य से घूर रहा था, जबकि याचीहो ने केवल मुस्कुराया, पूरी तरह से ये जानते हुए कि क्या हो रहा था। उसने समझाया कि ये सहारा की छिपी हुई शक्ति थी। जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, जबकि उसकी क्षमताएं अभी भी सक्रिय होती हैं, तो उसकी सहज प्रवृत्ति पूरी तरह से नियंत्रण कर लेती है, जिससे उसे भयानक नियंत्रण मिल जाता है। यह शुद्ध जंगली मुकाबला था, एक बेकाबू क्रोध, ठीक गीले मिट्टी वाले जेनित्सु की तरह। सहारा एक अटूट बल के साथ आगे बढ़ी, लगातार शुशु पर हमला करते हुए उसे एक धुंधलेपन में बदल दिया। पूर्ण तीव्रता ने शुशु की रक्षात्मक पंक्ति को अभिभूत कर दिया, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई, और वो तब तक घायल होती रही जब तक कि वो अंततः अथक हमले के सामने गिर नहीं गई। मुकाबला समाप्त हुआ और सहारा विजयी हुई। गुइना शुशु का इलाज करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका शीर्ष फट गया, जिससे उसकी 2 जेली जैसी गोले बाहर निकल आए। नेई ने तुरंत उसे ढक दिया और क्योका ने शुशु को आराम और ठीक होने के लिए वापस साइडलाइन पर बुलाया। शुशु ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से दूर निकली उसकी आंखों में आंसू आ गए।
मेरे सामने हारना उसे जितना स्वीकार करना चाहती थी उससे कहीं अधिक दर्दनाक था। अपने कमरे में वह शांति में डूबी रही बेकार की भावना से जूझ रही थी। जब मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसे आश्वासन दिया तो उसने मुझे दूर धकेल दिया, मुझे उसकी असफलता को भूल जाने के लिए कहा। फिर भी मेरे शब्द गूंजते रहे क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो कमजोर नहीं थी, कि उसकी ताकत वास्तविक थी और वो लगभग जीत गई थी। उसका दिल डगमगाया, वह हार के दर्द से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। उसने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। मैं हिचकिचाया लेकिन मान गया, केवल तभी चकित रह गया जब शुशु ने मुझे धीरे से चूमा, मेरी सांस छीन ली और मुझे अवाक कर दिया। उसने सीधे तौर पर नहीं समझाया, केवल इशारा किया कि वो अपने दुख को कुछ अविस्मरणीय से बदलना चाहती थी। बाहर नई ने आसपास टोह ली लेकिन उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ जब तक कि उसने एक चट्टान पर खड़ी दो रहस्यमय महिलाओं को नहीं देखा। लंबी काले बालों वाली एक महिला ने अचानक सीधी उसकी आंखों में देखा और नई को महसूस हुआ कि उसका दिमाग एक अजीब उपस्थिति से घुस गया है। एक ठंडी चेतावनी उसके विचारों में गूंजी कि खतरा करीब आ रहा है। कुछ क्षण बाद दानवों की एक भीड़ अंधेरे से निकली जो अखाड़े की ओर बढ़ी। गुइना ने अपनी ढाल उठाई, अपनी ताकत पर आश्वस्त, लेकिन स्थिति तब बढ़ गई जब दानवों में से एक आगे बढ़ा। ये एक लंबा व्यक्ति था, बाकी से अलग, जिसने मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ बात की। एक ही बार से उसने गुइना के अवरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया। क्योका ने तुरंत लड़ाई खत्म करने का आह्वान किया और ये एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। टेनका तेजी से चली गुइन और नेई को सुरक्षित स्थान पर ले गई, जबकि अन्य लड़ाई के लिए तैयार थे। शुशु अभी ठीक हुई थी, सहारा के साथ अखाड़े में लौट आई। उनकी प्रतिद्वंद्विता को अस्थायी रूप से भुला दिया गया क्योंकि उन्होंने भीड़ के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। हिमरी ने मानवीय दानव नेता का सामना किया लेकिन उसने उसे तिरस्कार किया, यह घोषणा करते हुए कि वो नहीं थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसे भागने से इनकार करते हुए उसने हमला किया। केवल दानव द्वारा बिजली का आह्वान करने पर पलटवार का सामना करना पड़ा, लेकिन याचीहो ने हिमरी को रास्ते से हटा दिया और मुकाबले का जिम्मा संभाला। हिमरी अपनी बहन के इरादों को समझते हुए क्योका और मेरे साथ फिर से जुड़ गई। साथ में उन्होंने मुझे अपना तुरुप का पत्ता बनाने की योजना बनाई। हिमरी और क्योका ने अपनी शक्तियों को मेरे साथ जोड़ा, जिससे एक ऐसा परिवर्तन सक्रिय हुआ जो एक अंतिम विकास जैसा था। मेरा शरीर ऊर्जा से भर गया, मेरी गति बढ़ गई और मेरी शक्ति पहचान से परे बढ़ गई, जिससे मैं युद्ध के देवता में बदल गया। एक और मोर्चे पर याचीहो ने टीम 6 के नेता टेनका के साथ मानवीय दानव का सामना किया। जैक उत्साही प्रशंसक कार्रवाई से दूर रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए ना ने उसे अपनी इंद्रियों को जोड़ने की अनुमति दी, जिससे वो उसके परिप्रेक्ष्य के माध्यम से लड़ाई देख सकी। ना की आंखों से जाना ने क्योका के असाधारण प्रदर्शन को देखा। यह सिर्फ ताकत का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी नेतृत्व की स्थिति हासिल करने के लिए वर्षों का अथक प्रशिक्षण और बलिदान था। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, याचीहो की चपलता ने उसे कई बार बचाया, लेकिन दानव ने उसकी रणनीति को जल्दी से अनुकूलित कर लिया। एक भयानक विस्फोट ने युद्ध क्षेत्र को चीर दिया, याचीहो का हाथ काट दिया और उसकी विशिष्ट मुद्रा को निष्क्रिय कर दिया। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने पैरों का उपयोग करते हुए उसने अपनी मुद्रा को फिर से बनाया, अपनी क्षमताओं को सक्रिय किया और अपने हाथ को ठीक करने के लिए समय को उलट दिया। लेकिन कीमत बहुत अधिक थी और उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो गई, जिससे वो कमजोर हो गई। दानव ने एक और बड़ा हमला तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, टेनका आगे बढ़ गई। एक शांत मुस्कान और शांत आत्मविश्वास के साथ उसने पीछे गिरे हुए दानवों के ढेर का खुलासा किया, बिना शब्दों के ये घोषणा करते हुए कि युद्ध क्षेत्र साफ हो गया था। अब दो नेताओं के बीच असली लड़ाई शुरू हुई। दानव ने टेनका और रक्षा बलों को बेकार माना, यह मानते हुए कि वे परेशान करने के लिए बहुत कमजोर थे। एक अप्रत्याशित बिजली के बोल्ट के साथ उसने हमला किया, टेनका को अपने स्थानिक द्वारों के माध्यम से चकमा देने के लिए मजबूर किया। वो उसके पीछे फिर से प्रकट हुई, एक ऊंची लात मारी, लेकिन दानव ने आसानी से चकमा दिया और एक विस्फोटक वार के साथ पलटवार किया। टेनका ने एक बार फिर उसे चकमा दिया, रणनीतिक रूप से अपने स्थानिक द्वारों का उपयोग किया और प्राणी को थोड़ा घायल करने के लिए एक छोटा ब्लैक होल बुलाया। घायल होने से गुस्साए दानव ने एक विनाशकारी हमले में अपनी पूरी शक्ति जारी कर दी, लेकिन टेनका तेजी से उसके पीछे टेलीपोर्ट हुई और उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, उसे हवा में धकेल दिया। अपनी ब्लैक होल क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया। उसने दानव को पूरी तरह से ब्लैक होल में धकेल दिया, उसे अस्तित्व से मिटा दिया और लड़ाई लगभग तुरंत समाप्त हो गई। दूर से मैं और अन्य गर्व से देखते रहे। हालांकि मुझे टेनका की भारी शक्ति के कारण एक बेचैन भय महसूस हुआ, फिर भी मैं चकित था कि क्योका उन सभी का नेता बनना चाहती थी, जिसमें टेनका जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शामिल था। और क्योका ने आत्मविश्वास के साथ कठिनाई को दूर कर दिया, यह सुनकर कि मैं भी यहाँ एक नायक बनना चाहता था। माटो, इसके बाद टीम एक त्वरित बैठक के लिए फिर से एकजुट हुई। नेई ने बताया कि एक और मानवीय दानव अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वो निगरानी के बावजूद उसका पता नहीं लगा पाई थी। हिमरी ने भी किसी भी निशान का पता लगाने में विफलता की सूचना दी। शुशु ने सुझाव दिया कि टेनका की ब्लैक होल क्षमताओं ने संभावित सुरागों को मिटा दिया होगा। नेई ने अपनी असफलता के लिए माफी मांगी,
लेकिन क्योका और टेनका ने उसे आश्वस्त किया हमलों के शुरू होने से पहले 2 दानवों का पता लगाने के लिए उसकी प्रशंसा की, जिसने और भी बदतर क्षति को रोका। टेनका ने तब युद्ध में मेरे योगदानों को स्वीकार करते हुए मेरी प्रशंसा की। गुइनाजिस ने मेरे प्रदर्शन को देखा था ने अंततः मेरी कीमत को स्वीकार किया और यहाँ तक कि मेरे ऑटोग्राफ के लिए भी कहा। इस बीच हिमरी ने याचिहो को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन याचिहो अपने सामान्य अहंकार का प्रदर्शन करते हुए उसे घर लौटने के लिए चिढ़ाया, लेकिन हिमरी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दियाजिस से याचिहो चुपचाप नाराज हो गई। टेनका और क्योका दोनों लड़ाई को एक ड्रॉ मानने पर सहमत हुए और पूरी टीम ने घर लौटने का फैसला किया। उस शाम मैं नहा रहा था, जबकि हिमरी और क्योका भी शामिल हो गए मुझे स्नान करने में मदद करते हुए, जैसे कि एक राजा को उसके इनाम के लिए लाड़ प्यार किया जा रहा हो। क्योका मेरी पीठ पर झुक गई, मेरी मालिश करते हुए मेरी थकान के बारे में पूछा और मैंने स्वीकार किया कि 2 स्वामी एक साथ होने के बाद लड़ाई ने मुझे थका दिया था। उसने अपने रिश्ते को गहरा करने का संकेत दिया, लेकिन अभी मुझे आराम करने देने का फैसला किया। उस रात ने 2 मानवीय दानवों का रेखाचित्र बनाया जिन्हें उसने पहले खोजा था। उसके रेखाचित्रों ने उन्हें वास्तविक से अधिक प्यारा बना। दियाजिस से मैं अवाक रह गया। हिमरी ने फुसफुसाया कि मुख्यालय बाद में आधिकारिक रेखाचित्र जारी करेगा। क्योका को हालांकि महसूस हुआ कि ये 2 दानव किसी भी ऐसे दानव से अलग थे जिनसे वे पहले मिले थे। अपने कमरे में मैं अपनी बहन जैसे रहस्यमय दानव के बारे में सोचता रहा, ये सोचकर कि वो फिर से क्यों नहीं दिखाई दी और क्या वो किसी अन्य गुट से संबंधित थी। अपने विचारों में खोया हुआ मैं सो गया। अनभिज्ञ था कि उस रात टेनका एक कपटपूर्ण इरादे के साथ चुपचाप मेरे कमरे में घुस गई। कुछ दिनों बाद मैं, क्योका और हिमरी टीम 6 के छात्रावास का दौरा करने गए। टेनका ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और हिमरी को अन्य सदस्यों से मिलने का निर्देश दिया, जबकि उसने क्योका के साथ रणनीति पर चर्चा की। टेनका ने मुझे गृह कार्य में मदद करने के लिए कहा, जिसे मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। हालांकि छात्रावास टीम 7 के मुकाबले अप्रत्याशित रूप से साफ था, जिससे मुझे केवल कपड़े धोने का काम मिला, विशेष रूप से लड़कियों के आड़ू कवर को धोना। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अपनी संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और पूरे काम के दौरान लाल हो गया। बाद में मैंने याचिहो के कमरे में एक पैकेज पहुंचाया। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित मैंने चुपचाप दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मैं पैकेज छोड़ने के लिए अंदर चला गया। जो मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गया। कमरा हिमरी की तस्वीरों से ढका था, छोटे छोटे फ्रेम वाली तस्वीरों से लेकर विशाल पोस्टरों तक। हैरान होकर मैंने चुपचाप पैकेज को सबसे पास की मेज पर रखा और जल्दी से बाहर निकल गया। लिविंग रूम में मुझे सहारा सोफे पर सोई हुई मिली, जो एक परम स्नैक की तरह लग रही थी। घबराकर मैंने उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन सहारा ने सहज रूप से मुझे अंदर खींच लिया, मुझे अपने शरीर के खिलाफ कसकर पकड़ लिया। एक कठपुतली के रूप में उसने मुझे अपने पैरों के बीच फंसा लिया, जिससे मुझे अजीब तरह की असुविधा और अप्रत्याशित भावनाएं महसूस हुई। अंततः सहारा जाग गई और सदस्यों के कमरों में कपड़े धोने की व्यवस्था करने में मेरी मदद की। साथ में वे जिम में गए, जहां उन्हें हिमरी याचिहो के प्रशिक्षण को देख रही थी। सहारा ने हिमरी को चिढ़ाया, पूछते हुए कि क्या वो अपनी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद याचिहो की प्रशंसा करती थी। पहले हिचकिचाते हुए हिमरी ने स्वीकार किया कि वो याचिहो के कौशल और उपलब्धियों की प्रशंसा करती थी, जिसने उसे एक दिन अपनी बहन को पार करने के लिए प्रेरित किया। सहारा ने तब जादुई आड़ू के अपने सिद्धांत को साझा किया, या सुझाव देते हुए कि ये जो शक्ति देता है वो व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। उसके अनुसार हिमरी की सीखने की क्षमता याचिहो की तरह विकसित होने की उसकी इच्छा को दर्शाती थी, जबकि याचिहो की समय आधारित शक्ति अपनी छोटी बहन के साथ अधिक समय बिताने की उसकी इच्छा का प्रतीक थी। शर्मिंदा होकर हिमरी ने इसे अधिक सोचने के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि मुझे सहारा का सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से ठोस लगा। याचिहो के प्रशिक्षण के बाद हिमरी ने उसे एक तौलिया दिया, जो एक दुर्लभ विनम्र भाव था, लेकिन याचिहो ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सहारा शरारती ढंग से हंसिया सोचकर कि याचिहो के कमरे का पता चलने पर हिमरी की प्रतिक्रिया क्या होगी, और उस विचार ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने उसे बहुत उम्मीद न रखने की सलाह दी। इस बीच एक निजी कमरे में क्योका और टेनका दानवों से खतरे पर चर्चा कर रहे थे। तत्काल खतरे के कोई संकेत न होने के बावजूद क्योका ने इंतजार करने के बजाय पहले हमला करने पर टेनका सहमत हुई, लेकिन अनगिनत मानवीय दानवों की संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की। जबकि क्योका ने सुझाव दिया कि टेनका ने 4 को हरा दिया था। टेनका ने चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं और एक गुप्त अड्डे में शेष मानवीय दानव थे। उन पात्रों में से एक, जिसे नेई ने हाल ही में पराजित रारिन के साथ खोजा था, भी मौजूद था। शिकोकू नामक एक काले बालों वाली लड़की के कारण रारिन बच गया था। शिकोकू, जिसने पिछली मुठभेड़ में टीम 3 को कुचल दिया था, ने लड़ाई का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। रारिन ने सुझाव दिया कि वो टेनका को हरा सकता था और जोर देकर सफेद बालों वाली एक लंबी अमेजन योद्धा जोर्यू की उपस्थिति के लिए कहा। शिकोकू ने उसे चुप करा दिया, कहते हुए कि उनकी असली रणनीति तभी शुरू होगी जब सभी 8 सदस्य इकट्ठा होंगे। हालांकि रारिन ने अन्य मानवीय दानवों के शामिल होने के बारे में शिकायत की। शिकोकू ने उस जटिलता का स्वागत किया जो वे योजना में लाते थे। क्योका के साथ बैठक समाप्त करने के बाद छात्रावास लौटते हुए टेनका ने आकस्मिक रूप से मुझसे अपना दास के रूप में उधार लेने का अनुरोध किया, जिससे क्योका हैरान रह गई।
टेनका ने कहा कि उसका जीवन असहनीय रूप से नीरस हो गया था और वो मुझे अपने व्यक्तिगत आराम और थके हुए दिनों के बाद आनंद का स्रोत बनाकर उस खालीपन से मुक्ति चाहती थी। बदले में उसने क्यूका को महासेनापति के पद पर पदोन्नत करने के लिए पूर्ण समर्थन की पेशकश की से वोट देने का वादा किया, लेकिन क्यूका अडिग रही, अपने सिद्धांतों और सदस्यों के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने अपने महत्वाकांक्षाओं को एक्सचेंजों या शॉर्टकट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ताकत से हासिल करने का इरादा किया। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, टेनका ने आकस्मिक रूप से मेरे साथ निजी समय बिताने की अपनी इच्छा का संकेत दिया, एक ऐसा कार्य जिसने क्योका को स्पष्ट रूप से असहज कर दिया। छात्रावास लौटते हुए क्योका ने मुझे और हिमरी को स्थिति समझाई। मैंने इस जानकारी को विस्मय में संसाधित किया, या महसूस करते हुए कि टेनका मुझे अपनी निराशाओं के लिए एक व्यक्तिगत खिलौने के रूप में अपने लिए चाहती थी। इस विचार ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया, खासकर जब टीम 7 के छात्रावास के प्रति मेरी जिम्मेदारियों ने मेरा अधिकांश समय घेर लिया, जिससे मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत कम जगह मिली। उस रात जब लड़कियां स्नान कर रही थी, मैं अपने बिस्तर पर बेचैन पड़ा था। मैं भ्रमित हो गया था, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि टेनका जैसी शक्तिशाली और सुंदर व्यक्ति मुझ जैसे व्यक्ति की तलाश क्यों कर रही थी। मैं अपने आप में एक नायक बनना चाहता था कि दूसरों के मनोरंजन के लिए एक साधारण खिलौना। तभी मेरे कमरे में बिना किसी चेतावनी के बैंगनी रंग के पोर्टल की एक चमक अचानक खुल गई। टेनका बिना बुलाए अंदर चली आई और मैं स्तब्ध रह गया। उसके अचानक घुसपैठ से चौंक गया, खासकर क्योका की पिछली चेतावनी के बाद। टेनका धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम कर रही थी। उसकी जबरदस्त उपस्थिति मुझ पर भारी पड़ रही थी और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपना प्रेमी बनाना चाहती है, इनकी गुलाम। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं अविचलित, और वो तब तक मेरे करीब झुकती रही जब तक तनाव असहनीय नहीं हो गया। बिना किसी झिझक के उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर दबा दिए और उसने अपने कंधों से अपना कोट सरका दिया। उसका इरादा स्पष्ट था कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं। मैं झिझका और उससे सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन मेरे फैसले ने उसे और अधिक रोमांचित कर दिया। अचानक दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खुल गया। शुशु अंदर आई, लेकिन वो तुरंत ही सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। एक पल में मुझे और टेनका को लिविंग रूम में खींच लिया गया, जहां क्योका तीखी निगाहों से इंतजार कर रही थी। वातावरण तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि क्योका ने टेनका का सामना शांत अधिकार के साथ किया। टेनका बेफिक्र और पश्चातापहीन ने मुझे अपने कब्जे में लेने का इरादा घोषित किया। क्योका दृढ़ रही और टेनका को घर जाने के लिए कहा, लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कितना चाहती है। फिर एक पोर्टल खोला और चली गई, जिससे मैं भ्रमित और बेदम रह गया। अगली सुबह क्योका ने मुझे और बाकी सभी को प्रशिक्षण के एक नए चरण के लिए इकट्ठा किया। पूरी टीम ध्यान से सुन रही थी, प्रक्रिया को लेकर अनिश्चित थी, लेकिन क्योका को वो पल याद आया जब हिमरी लड़ाई में मुझ पर सवार हुई थी और उसने मेरे गुणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा था। आगे की जांच के लिए उसने अन्य सदस्यों के साथ मेरी अनुकूलता का परीक्षण करने की योजना बनाई। नी ने पहले स्वेच्छा से मेरी पीठ पर चढ़कर मेरी जंजीर खींची, जिससे तुरंत एक ऐसे रूप में परिवर्तन हुआ जिसे क्योका ने चमकीला तारा नाम दिया। मेरे शरीर से एक चकाचौंध भरी चमक निकल रही थी और मैंने अपनी नई क्षमताओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिमरी के साथ मिलकर मेरी शारीरिक शक्ति कमजोर होने के बावजूद मेरी संवेदी क्षमताएं काफी बढ़ गईं। मेरी दृष्टि लगभग पूर्णता के करीब तेज हो गई थी, लेकिन मैं घबराने लगा जब मेरी नई क्षमताओं ने अनजाने में मुझे ऐसे फैन सर्विस अदृश्य दिखाए जो किसी भी सभ्य आदमी को चाहिए। मैंने तुरंत उस क्षमता को निष्क्रिय कर दिया। भ्रमित महसूस किया, लेकिन क्योका ने छिपे हुए शूकी का पता लगाने के लिए इस रूप की जबरदस्त क्षमता को पहचाना। परिवर्तन का तनाव जल्द ही अपना असर दिखाने लगा, जिससे मुझे सामान्य स्थिति में वापस लौटना पड़ा। नी ने आवेग में मुझे गाल पर एक हल्का चुंबन दिया और पीछे हट गई। ये देखकर शुशु भी मुझे इनाम देना चाहती थी, शायद एक और आंखों को सुकून देने वाला इनाम। तो इससे पहले कि मैं ठीक हो पाता, शुशु उत्सुकता से अपनी बारी का दावा करने लगी। क्योका ने झिझक महसूस की, लेकिन कड़ी निगरानी में अनुमति दी। मुझसे जुड़ने के बाद शुशु ने मुझे इवाटोशी का रूप दिया, जिससे मेरी ताकत में काफी वृद्धि हुई, लेकिन गति में महत्वपूर्ण कमी आई, जिससे ये रूप कुछ लड़ाइयों के लिए अव्यावहारिक हो गया। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के प्रयास में शुशु ने अपने पैटर्न में बदलाव को सक्रिय किया, लेकिन मुझे शक्ति देने के बजाय उसका शरीर एक विशाल रूप में बदल गया। ये देखकर क्योका ने शुशु से कहा कि मैं उसके साथ मिलकर बेकार हूं, इसलिए उन्हें अब कभी भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। थोड़ी निराश होने के बावजूद उसने मुझे सावधानी से उठाया, मुझे सुरक्षित आराम के लिए वापस ले गई। क्योका ने भविष्य की रणनीतियों के लिए नी के रूप को प्राथमिकता देने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि अभ्यास जारी रह पाता, नी जल्दी से स्कूल चली गई। मैनी के दोहरे जीवन को लेकर अभी भी भ्रमित था, उसके साथ कुछ दूर चला गया। चलते समय नी ने माटो में एक दुर्घटना में अपने माता पिता के लापता होने का खुलासा किया। अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और उसका अटूट विश्वास था कि वे कहीं न कहीं अभी भी जीवित हैं। मैंने खुद को अपनी लापता बहन की तलाश के प्रति उसके दृढ़ संकल्प से जुड़ा पाया। इस बीच क्यूका दोपहर के भोजन के लिए टेनका से मिली और उनकी चर्चा जनरल कमांडर की ओर मुड़ गई, जिसके बारे में माना जाता था कि वो चल रहे एमटीओ संकट को हल करने की उम्मीद में शूकी के साथ सीधे बातचीत कर रहा था। क्यूका ने इसे खतरनाक माना, शूकी के इरादों पर पूरी तरह अविश्वास किया।
टेनका ने उसे आगामी सम्मेलन के बारे में सूचित किया, जहां सभी कमांडरों को बुलाया जाएगा और क्योका की टीम 7 के लिए पूर्ण समर्थन का वादा किया, जिसे क्योका ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बाद में क्योका टेनका के साथ छात्रावास लौट आए, जिससे उनके आने पर मैं चौंक गया। जब मैं उनके मेहमानों के लिए पेय लाने गया तो टेनका ने मुझे सूक्ष्मता से चिढ़ाया, जिससे नी और क्योका दोनों को असहजता हुई। इससे पहले कि तनाव और बढ़ता एक आपातकालीन चेतावनी ने पल को तोड़ दिया, क्योंकि माटो भर में कई पोर्टल खुल गए थे जो एक आसन खतरे का संकेत दे रहे थे। क्योका और टेनका युद्ध के मैदान की ओर दौड़े, जहां हिमरी और शुशु पहले से ही युद्ध में थे। टेनका ने मदद की पेशकश की, लेकिन क्योका ने मना कर दिया। मेरे प्रति अपनी निष्ठा और उसकी तरफ से मेरी ताकत साबित करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही मैंने रूप बदला, मैंने तुरंत क्योका के बढ़ते तनाव को महसूस किया और उसने मुझे याद दिलाया कि मैं उसकी गुलाम था और किसी और का नहीं। साथ मिलकर हमारे हमले पूरी तरह से समन्वित थे। टेनका और शुशु दोनों को उनके सहज समन्वय से अभिभूत कर रहे थे। लड़ाई तब बढ़ गई जब एक परिवर्तित शुकी प्रकट हुआ जो उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। क्योका ने प्राणी को साफ सुथरा 2 भागों में काट दिया, लेकिन वो तुरंत पुनर्जीवित हो गया, जिससे पूरी टीम सदमे में आ गई। अनुकूलन करने के लिए मजबूर होकर क्योका और मैंने अपनी शक्तियों को मिलाया शक्तिशाली क्रॉस तलवार तकनीक को उजागर किया। विनाशकारी हमले ने उत्परिवर्तित शुकी को पूरी तरह से मिटा दिया। एक छिपी हुई स्थिति से शिकोकू ने जोरियो के साथ मुठभेड़ को देखा। मानव की अप्रत्याशित अनुकूलन क्षमता से मोहित होकर शिकोकू ने उनके प्रदर्शन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जबकि उनके दीर्घकालिक अस्तित्व पर संदेह किया। लड़ाई के बाद मैंने क्योका के अथक प्रशिक्षण तरीकों पर विचार किया और महसूस किया कि उसके सख्त अनुशासन ने मुझे अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया था। क्योका मेरी परिपक्वता से प्रसन्न होकर खुद को एक हल्की मुस्कान की अनुमति दी। इस बीच टेनका ने कई सालों में पहली बार अपने दिल में उत्साह की लहर के साथ मेरे संभावित को एक तिरछी मुस्कान के साथ सोचा। मैं और क्योका युद्ध के मैदान से होते हुए आगे बढ़े। हमारी तलवारों ने एक एक करके बचे हुए शुकी को तब तक मार गिराया जब तक कोई भी खड़ा नहीं रह गया। जैसे ही धूल जम गई, क्योका ने धीरे से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। मौन स्वीकृति का एक दुर्लभ संकेत, और मुझमें गर्व की भावना उमड़ पड़ी, यह सोचकर कि एक दिन मैं मजबूत हो सकता हूं और उसे बचा सकता हूं। इनाम पाने के लिए गहरी पहचान की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उसे एक राजकुमारी की तरह उठाया और क्योका ने इसके बजाय झुककर मुझे एक नरम चुंबन दिया, जो शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान इनाम था। दोनों छात्रावास लौट आए, जहां पूरा समूह एक साथ चाय पी रहा था। कोको ने दूसरों के सामने मुझे गर्व से देखा और कमरा तब तक गर्मजोशी से भर गया जब तक टेनका अप्रत्याशित रूप से प्रकट नहीं हुई। उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरी अविश्वसनीय क्षमताओं के लिए मेरी प्रशंसा की एक इशारा, जिसने शुशु में स्पष्ट बेचैनी पैदा कर दी। जब एक चंचल झड़प हुई तो क्योका केवल उस असुविधा को देख सकती थी जिसे मैंने पहचाना। अनिश्चित रूप से मुझे अपना बचपन याद आया, जब मैंने कुछ धमकाने वालों का सामना किया था, लेकिन मेरी बहन ने आकर उन्हें हरा दिया, जिससे मुझे भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिला। यह देखकर कि मेरी बहन ने मुझे गले लगा लिया था, मुझे इतना मजबूत देखकर गर्व महसूस कर रही थी। लड़कियां चुपचाप सुनती रहीं, मेरे अतीत और मेरे व्यक्तित्व पर मेरी बहन के प्रभाव के हर विवरण को आत्मसात कर रही थी। जब उसकी जिज्ञासा शांत हो गई, टेनका चली गई, जिससे एक शांत कमरा छूट गया। मैं लड़ाई और यादों दोनों से थका हुआ आराम करने का अवसर ले लिया। अचानक नी कठोर हो गई। उसकी तेज इंद्रियों ने माटो में एक गड़बड़ी का पता लगाया और उसके चेहरे के भाव में बदलाव ने तुरंत समूह को सतर्क कर दिया। क्योका ने बिना किसी झिझक के प्रतिक्रिया दी, शुशु और हिमरी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों एक वाहन में सवार हुए, ठीक समय पर पहुंचकर एक पीली रेनकोट वाली लड़की को रोकने के लिए, जिसे शुकी के झुंड ने दीवार से लगा दिया था। हिमरी सावधानी से पास आई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई आश्वासन दे पाती लड़की ने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। एक विनाशकारी मुक्के ने हिमरी को पीछे धकेल दिया, जिससे उसे अंतिम क्षण में बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़की ने अपना रेनकोट उतारा, जिससे पता चला कि वो कोको थी, एक मानवाकार की शुकी और दानव रक्षा बल को नष्ट करने का उसका इरादा उसके आभा मंडल से फैल रहा था। हिमरी ने जल्दी से अपना संतुलन फिर से हासिल कर लिया, कोको की गति और ताकत का एक एक करके सामना किया। हिमरी ने तब लड़ाई रोक दी और उसे बताया कि इंसान उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसकी विरोधी को कूटनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। हिमरी और शुशु एक भयंकर युद्ध में कूद पड़े। जैसे जैसे मुठभेड़ तेज होती गई, कोको हिमरी की अनुकूलन क्षमता से अधिक प्रभावित होती गई। उसके हमलों के जवाब में उसके हमले और तेज होते गए। इस बीच शुशु सामान्य शुकी की लहरों को साफ कर रही थी। जब तक बहुत देर नहीं हुई, तब तक अनभिज्ञ थी कि उनमें से एक उबार अराजकता के बीच छिपा हुआ एक और मानव आकार का शुकी था। कहीं और मैंने अपनी स्नान कर लिया था और मुझे गर्व था कि मैं अपने शरीर के साथ धीरे धीरे एक ठोस आदमी बन रहा था। शांति का संक्षिप्त क्षण तब भंग हो गया जब क्योका बिना किसी चेतावनी के अंदर आई, मुझे चल रही लड़ाई के बारे में तुरंत सूचित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कपड़े पहने। साथ मिलकर हम लड़ाई में कूद पड़े। हमारा आगमन स्टील के टकराने और राक्षसी प्राणियों की चीखों से चिन्हित था। अराजकता के बीच क्योका ने एक परिचित आकृति को दूर से चुपचाप देखते हुए देखा। ओबा धुंध में एक भूत की तरह देख रही थी। एक अजीब आड़ू को काटते ही ओबा के बीच टकराव बढ़ गया।
उसकी शक्ति तुरंत बढ़ गई क्योंकि एक असामान्य आभा मंडल उसे घेर रहा था। केवल एक आदेश से उसने मेरे शरीर को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। मेरे अंग मेरी इच्छा के विरुद्ध बंद हो गए। पूरी टीम सदमे से डगमगा गई और क्योंकि खतरे को बहुत बड़ा मानते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। ओबा एक भयानक शांत के साथ आगे बढ़ी। मिशन पूरा होने की घोषणा की। जब मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे बिजली की तरह एहसास हुआ कि पूरी लड़ाई मुझे पकड़ने के लिए एक सुनियोजित चाल थी। हिमरी और शुशु ने लड़ने के लिए कहा, लेकिन क्योका ने उन्हें खारिज कर दिया। आगामी संघर्षों के लिए फिर से संगठित होने और तैयारी करने के लिए पीछे हटने का आदेश दिया। बाद में मैं एक अजीब कमरे में जागान लाई के बाद मेरा शरीर कमजोर था और एक अजीब आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुड़कर देखा तो मैंने कोको को सिर से पैर तक चाटकर मेरी देखभाल करते हुए पाया। भ्रम और चिंता मेरे अंदर टकरा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता आओबा मेरी बहन आगे बढ़ गई। कोको जो कर रही थी उसे देखकर आओबा ने उस पर हमला कर दिया, एक स्पष्टीकरण की मांग की। लेकिन नान ने हस्तक्षेप किया, आगे के संघर्ष को रोक दिया और कोको की उपचार प्रकृति की व्याख्या की उसकी लार एक प्राकृतिक मरम्मत करने वाले के रूप में काम करती है। उस स्पष्टीकरण को सुनकर मैंने महसूस किया कि मेरे सभी घाव गायब हो गए थे। बकी आओबा ने गर्व से कोको की मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसे भरपूर लाड़ प्यार करते हुए उसे स्वीकार किया। ये देखकर मैंने पहचान लिया कि आओबा मेरी बहन थी और आओबा ने कई सालों में पहली बार मुझे जल्दी से गले लगा। लिहाज से मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाद में इंसाफ कपड़े पहनकर मैं आओबा के साथ उस ठिकाने से होकर गुजरा जिसे अब वो अपना घर कहती थी। माटो के जंगल में गहराई से फलता फूलता एक दूरस्थ गांव समुदाय स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर था। दानव रक्षा बल से अप्रभावित और माटो के आड़ू पर निर्भर नहीं था। जैसे जैसे हम चले, आओबा ने कोको और नान को हाइब्रिड के रूप में पेश किया, यानी आधे इंसान आधे राक्षस, स्पष्ट करते हुए कि उनके रूप बदलने के बावजूद उनकी आत्माएं पूरी तरह से मानवीय थीं। उसने समझाया कि ये परिवर्तन बहुत पहले हुई एक दुर्घटना से उत्पन्न हुआ था। अब मैं गांव में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र था। आभारी होने के बावजूद मैंने उनसे दानव रक्षा बल के साथ एक युद्ध विराम पर विचार करने की विनती की, लेकिन मेरी आशाओं को खारिज कर दिया गया। उनके लिए वह संगठन एक अविश्वासी दुश्मन था और उस पल में मैंने वास्तव में उनसे निकलती हुई हत्या की भावना को महसूस किया। आओबा ने तनाव को महसूस करते हुए धीरे से विषय बदल दिया। मेरी परिपक्वता और दृढ़ता की प्रशंसा की, बकी चुपचाप ये भी प्रशंसा की कि मैं कितनी दूर आ गया था। पास में नान और कोको ने सूक्ष्म नजरें बदली। दोनों को एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं था। अचानक मेरी भूख एक छोटी सी चीख के साथ मुझ पर हावी हो गई। आओबा थोड़ी देर के लिए भोजन तैयार करने के लिए चली गई। मुझे कोको और नान की देखभाल में छोड़ दिया। गांव के अनूठे संसाधनों के बारे में उत्सुक मैंने कोको को एक अजीब माटो मशरूम चबाते हुए देखा। जब मैं इसे करीब से देखने के लिए झुका तो एक अचानक भ्रम हावी हो गया। अंतहीन उबले हुए पकौड़ों की जीवंत छवियां मेरी इंद्रियों में भर गईं। एक पल के लिए मैंने सभी पकौड़े खाने की कोशिश की और जब आओबा लौटी तो वो भ्रमित थी कि क्या हो रहा था। वो मुझे एक शांत चट्टान पर ले गई जहां हवा माटो के जंगल की सुगंध ला रही थी। वहां आओबा ने समझाया कि उसकी शक्ति पूरी तरह से उसके भीतर से उत्पन्न हुई है और माटो के आड़ू ही थे जिन्होंने उसके परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की थी। छात्रावास में बाप सहीमारी ने शुशु के घावों की देखभाल की। बकी नी ने कबूल किया कि वो मेरा पता नहीं लगा पाई। अन्य टीमों से संपर्क करने के बाद भी चिंता जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि क्योका ने खुद को अलग कर लिया। जब मेरे पकड़े जाने का बोझ उस पर पड़ा तो उसने दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि कमांडर इन चीफ के सख्त आदेशों ने मानव शुकी के साथ संलग्न होने पर रोक लगाई थी, यूको ने चुप रहने से इनकार कर दिया। कमरे के एकांत में उसने मेरे साथ अपने बंधन पर विचार किया और एक अचानक एहसास ने उसे घेर लिया। वो नीचे भाग गई जहां अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और उसकी प्रवृत्ति ने उसे अचल निश्चितता के साथ निर्देशित किया कि वो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकती है। उसका शरीर उन्हें जोड़ने वाले कमजोर बंधन पर प्रतिक्रिया कर रहा था। इस बंधन के माध्यम से वह एक जीवित मार्गदर्शक प्रकाश बन गई जो माटो भर में मेरा पता लगा सकती थी। अटल दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कुओं ने तुरंत टीम को संगठित किया। नई को पीछे रहने और सबसे बुरे के लिए तैयार रहने का काम सौंपा। बकी अन्य प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। जैसे ही टीम अपने मिशन के लिए तैयार हुई, उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुला जिसके किनारे तरल प्रकाश की तरह लहर कर रहे थे। अंदर से टेनका अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकली, मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार, और टीम निकल पड़ी। आओबा मुझे ये समझाने की तैयारी कर रही थी कि वो माटो में शुकी हाइब्रिड कैसे बनी थी, लेकिन नान ने हस्तक्षेप किया। अपनी कहानी पहले सुनाने पर जोर दिया, भले ही वो बेहद दर्दनाक हो। नान ने एक मॉडल के रूप में अपने अतीत को याद करके शुरुआत की। एक ऐसी महिला जो सुंदरता के लिए तरसती थी और उम्र के अपरिहार्य आगमन से जूझ रही थी। माटो में एक दुर्घटना का सामना करने पर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हताशा में उसने जीवित रहने का रास्ता खोजने के लिए एक माटो आड़ू खाया। आड़ू ने उसे शक्ति दी, लेकिन एक भारी कीमत पर। उसका शरीर और चेहरा बदल गया। शुकी से घिरी हुई उसने अपनी नई मिली शक्ति से लड़ाई लड़ी, उन्हें हराकर थकावट से गिर गई। जब वो जागी तो उसने खुद को माटो में शुकी अनुसंधान सुविधा में पाया। एक बूढ़ी महिला ने उसे उसकी परिवर्तित स्थिति के बारे में सूचित किया।
हालांकि स्पष्टीकरण ने उसे और भ्रमित किया और उस समय वह अभी भी ये नहीं समझ पाई थी कि वो एक मानव शुकी बन गई थी। जब महिला ने माटो में दुर्घटनाओं के इलाज के लिए एक शोध विषय के रूप में सहयोग करने के लिए कहा तो नान भयभीत हो गई, ये महसूस करते हुए कि उसका शरीर अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था और अब उसे एक परीक्षण विषय के रूप में माना जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। नान की पिछली कहानी सुनकर मैं अविश्वास में था। फिर उसने समझाया कि उसने आखिरकार एक अनूठी क्षमता वस्तुओं के माध्यम से आगे बढ़ने की शक्ति की खोज की थी। उस उपहार ने उसे अपने साथियों के साथ भागने में मदद की। कोको ने अपनी कहानी जारी रखी, खुलासा करते हुए कि उनमें से अधिकांश के समान अनुभव थे, हालांकि अलग अलग भागने के साथ। आओबा की कहानी उसने समझाया और भी कठोर थी। एक आड़ू खाने के बाद वह लगभग पूरी तरह से खुद को खो बैठी एक अशुकी के पागलपन के आगे झुक गई। वर्षों तक वह उन इच्छाओं के खिलाफ लड़ती रही जो उसकी मानवता को मिटाने की धमकी देती थीं। नियंत्रण हासिल करने के बाद ही उसने नानकोको और अन्य छिपे हुए ग्रामीणों को पाया। कोको ने कहा यही कारण था कि वो मुझे बचाने के लिए इतनी दृढ़ थी। ये सुनकर मैंने जोर दिया कि उनकी कहानी दुनिया को बताई जानी चाहिए, लेकिन आओबा ने इस विचार को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया। उसने तर्क दिया कि यिन यांग छात्रावास एमटीओ से इतना लाभान्वित हुआ कि उसे बंद करने की शक्ति होने के बावजूद उसे छोड़ना असंभव था। उसने घोषित किया कि उनके जैसे संकर प्राणियों का अस्तित्व उस भ्रष्टाचार का प्रमाण था। कोको बिना किसी झिझक के घोषणा की कि उन्हें यिन यांग छात्रावास पर हमला करना चाहिए, उसे नष्ट करना चाहिए और अपने साथियों को बचाना चाहिए। अचानक शुकी हमारे चारों ओर दिखाई दिए, जिससे मैं चौंक गया। शांति से आओबा और अन्य लोगों ने अपने व्यक्तिगत शुकी का परिचय कराया, प्रत्येक औसत से अधिक शक्तिशाली था। नान ने मुझे आश्वासन दिया कि वे हमेशा यिन यांग छात्रावास पर हमला करने के लिए तैयार थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया, तर्क देते हुए कि यदि उन्हें सच्चाई का पता चला तो दानव रक्षा बल विद्रोह कर देंगे। लेकिन आओबा ने खुलासा किया कि उसके पास पहले से ही एक योजना थी, यह घोषणा करते हुए कि कमांडर इन चीफ भी छात्रावास के भ्रष्टाचार से अवगत थे। उसके शब्दों ने समूह में दृढ़ संकल्प की आग जला दी। मैंने उनसे इंतजार करने का आग्रह किया, या जोर देते हुए कि क्योंका उनके उद्देश्य का समर्थन करेगी। हालांकि आओबा ने मुझे नहीं सुना, लेकिन उसकी इंद्रियां अचानक तेज हो गईं और उसने कुछ आने वाले का पता लगाया। एक आधिकारिक स्वर में उसने अपने लोगों को योजना के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस बीच क्योंका टेनका और अन्य छिपे हुए गांव के बाहर पहुंच गए थे। क्योंका ने समझाया कि उसका शरीर उसे एक गुफा में मेरी उपस्थिति की ओर खींच रहा था। उसने टीम को मुझे बचाने को प्राथमिकता देने और अनावश्यक लड़ाई से बचने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके पास कमांडर इन चीफ की अनुमति नहीं थी। हालांकि उसने लड़ने की अनुमति दी यदि मानव शुकी पहले हमला करते थे। टेनका ने हल्के से मुस्कुराया, टिप्पणी करते हुए कि क्योंका अब किसी को लगभग खोने के दर्द को समझ गई थी। बिना किसी चेतावनी के शुकी जमीन से निकल आए। याचीहो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपनी गोल्डन टाइम क्षमता को सक्रिय करते हुए भविष्य में 5 सेकंड को छोड़ दिया, उन्हें आसानी से मिटा दिया। फिर जमीन हिंसक रूप से हिल गई जब कोको और उसका विशाल कुमा पहुंचे एक गुफा में एक रास्ता चीरते हुए। क्यूका ने तुरंत शुशु और सहारा को कोको के साथ युद्ध करने का काम सौंपा, बाकी वो और अन्य मुझे बचाने के लिए अंदर चले गए। गुफा के अंदर टीम इसके पैमाने पर चकित थी, एक अनदेखी नेटवर्क को देखकर जिसे उनकी अन्वेषण टीमों ने भी कभी मैप नहीं किया था। जैसे ही टेनका आगे बढ़ने के लिए एक स्थानिक पोर्टल खोलने की तैयारी कर रही थी, नान का शुकी उन्हें रोकने के लिए प्रकट हुआ। हिमारी और याचीहो आगे बढ़े, लड़ाई को संभालने पर जोर दिया, जबकि क्योंका और टेनका आगे बढ़ते रहे। याचीहो उम्मीद से मुस्कुराया, अपनी बहन हिमारी के साथ लड़ने के लिए उत्साहित थी। अंदर गहरे में आओबा के साथ तब तक रहा जब तक क्योंका और टेनका ने उनका सामना नहीं किया। आओबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन टेनका द्वारा मुझे आसानी से सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करते हुए देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। गुस्से से प्रेरित होकर आओबा ने हमला करने की तैयारी की। क्योंका ने मुझे छिपे हुए गांव में एक सुरक्षित कमरे में स्थानांतरित कर दिया। वहां पहुंचकर वह मेरे पास झुक गई, मेरे जीवित रहने के लिए मुझे पुरस्कृत करने के लिए उत्सुक थी। उसने धीरे से मेरी उंगली चूसना शुरू किया, एक इशारा जिसने टेनका को असहजता से दूर कर दिया। हालांकि वह जल्द ही शामिल हो गई, क्योंका के साथ मेरी उंगली चाट रही थी। इससे पहले कि वो पल जारी रहता, आओबा अंदर घुस गई, दृश्य से क्रोधित होकर हस्तक्षेप किया। उसने उन पर हमला किया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया, शांति की भीख मांगी। छात्रावास में वापस नहीं, मेरे और अन्य लोगों के लौटने के लिए भोजन और फोटोन तैयार करने में व्यस्त थी। हालांकि चिंता उसे खाए जा रही थी, उसने खुद को आशावादी बने रहने के लिए मजबूर किया, इंतजार करते हुए छात्रावास के हर नुक्कड़ को साफ किया। इस बीच शुशु और सहारा ने कोको को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोको दृढ़ निश्चयी लड़ने पर अड़ी रही। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू हुई। इस बात से अनजान कि जूरियो अंधेरे से देख रहा था, जिसने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था। मैंने बोलने का अवसर जब्त कर लिया और मैंने आओबा से रुकने और मुझे क्योंका और टेनका के साथ अपनी कहानी साझा करने की अनुमति देने के लिए कहा। मेरी बहन के अतीत के से मेरे वृत्तांत को सुनने के बाद क्योंका ने आओबा को यिन यांग छात्रावास को नष्ट करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की, शर्ते उसकी कहानी सच हो। लेकिन आओबा ने सीधे तौर पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाएगी कमांडर या सहयोगी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि मेरी ओर मुड़िया पुष्टि करते हुए कि यदि आओबा जिद्दी बनी रहती है तो वो उससे लड़ेगी, क्योंकि ये दानव रक्षा बल का कर्तव्य था। आओबा ने मुझे अपनी क्षमताओं से बांधकर और अपने एक सींग वाले शुकी को क्योंका से लड़ने के लिए बुलाकर जवाब दिया, जबकि उसने खुद टेनका को चुनौती दी। द्वंद्व शुरू होने से पहले टेनका ने खुद का परिचय दिया और आओबा को भाभी कहकर चढ़ाया, जिससे वो क्रोधित हो गई। बाहर कोको ने अपनी गति और क्रूर शक्ति से सहारा को अभिभूत कर दिया। सहारा ने जवाबी हमला करने के लिए कमजोरियां ढूंढी, लेकिन कोको की चालें इतनी फिसलन भरी थीं कि उसके हमले अप्रभावी रहे। जैसे ही सहारा कोको शुकी द्वारा लगभग निगल लिया गया, शुशु ने हस्तक्षेप किया, उसे बचाया। शुशु ने प्राणी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसकी अदम्य सहन शक्ति को देखकर कोको ने उनका उपहास किया, या घोषणा करते हुए कि वो उनकी सबसे खराब प्रतिद्वंद्वी थी जो उन्हें असहाय बनाने में सक्षम थी। कहीं और हिमारी और याचिहो नान शुकी से लड़ते रहे। आखिरकार बोर होकर याचिहो ने गोल्डन टाइम सक्रिय कियास्मे को रोक दिया और आसानी से शुकी को गोली मार दी। हालांकि गिरने से पहले प्राणी ने जवाबी हमला किया, याचिहो के कपड़ों को उसके शरीर से फाड़ दिया। अपनी जीत पर शर्मिंदा लेकिन राहत महसूस कर रही थी। याचिहो ये देखकर चकित रह गई कि हिमारी को नान ने ही घेरा हुआ था। अपनी छिपी हुई स्थिति से ज़ूरियो तेजी से चली गई शिकोकू को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ रही थी। अपने आधार पर शिकोकू ने अपना पहनावा पहना और घोषणा की कि अब आओबा और अन्य लोगों को खुद को उनके भगवान के रूप में प्रस्तुत करने का समय आ गया है। इस बीच नई छात्रावास के सामने खड़ी थी उसकी मिशन वर्दी सपाट थी, उसके हाथ कसकर मुड़े हुए थे, क्योंकि उसने चुपचाप मेरे और अन्य लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की थी। छिपे हुए गांव की गहराई में युद्ध के मैदान में अराजकता छा गई। आओबा ने केंद्रित प्रकाश की चकाचौंध भरी किरणें छोड़ी, जिससे क्योका और टेनका को विखंडन से बचने के लिए चकमा देना और घूमना पड़ा। मैमपॉन्च के भीतर फंसा हुआ आओबा के कॉलर पर रिबन को हटाने के लिए बेताब था, यह जानते हुए कि ये उसके नियंत्रण को तोड़ने की कुंजी थी। क्योका ने अपने शांत अनुष्ठान के माध्यम से अपने विचारों का अध्ययन किया, लेकिन मेरी अनुपस्थिति का बोझ उसकी एकाग्रता को कम कर रहा था, उसकी शक्ति को खत्म कर रहा था। उसकी तलवार चलती रही, लगातार एक सींग वाले के बख्तरबंद त्वचा में घुस रही थी। प्रत्येक बार उसके हाथ में गूंज रहा था, लेकिन पीछे हटना कल्पनीय था। जब क्योंका जानवर से लड़ रही थी, टेनका ने आओबा का सीधे सामना किया। आओबा राक्षसी गति से आगे बढ़ी, उसकी चालें घातक सटीकता से परिष्कृत थीं। फिर भी टेनका ने चकमा दिया, केवल अपनी प्रवृत्ति से बल्कि अपनी टेलीपोर्टेशन की महारत से भी, जो एकल झपकी से परे थी, सैकड़ों लगातार टेलीपोर्टेशन को एक साथ जोड़ती है। आओबा ने हताशा में एक आड़ू काट लिया, उसकी आभा हिंसक रूप से फूल गई, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ गई। उसके बाल ब्लेड की तरह लहराते रहे, उसके मुंह से लेजर फट गए और उसकी गति धारणा से परे धुंधली हो गई। टेनका ने खुद को तैयार किया, खतरे से पूरी तरह वाकिफ थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। एक कमांडर के रूप में उसने अपना छिपा हुआ लाभ प्रकट किया, लगातार टेलीपोर्टेशन। यह परत पर परत आओबा की बढ़ी हुई दृष्टि से भी तेज थी। आओबा ने हार नहीं मानी और रणनीति बदल दी, टेनका की सहन शक्ति को खत्म करने के लिए आक्रामक दबाव डाला, ये जानते हुए कि उसके उपहार की भी सीमाएं थीं। कहीं और सहारा और शुशु कोको और उसके विशाल शुकी से भिड़ गए। जानवर आकाश छू रहा था, उसकी खाल स्टील की तरह चमक रही थी, माटो की सबसे अंधेरी यादों से खींचा गया एक दुह स्वप्न। शुशु ने इसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये वही शुकी था जिसने वर्षों पहले तबाही मचाई थी। उसकी त्वचा विनाश के प्रति प्रतिरोधी के लिए प्रसिद्ध थी। कोको हसाउन के सामंती हमलों का उपहास किया। उसकी पुनर्योजी शक्ति घावों को उतनी ही तेजी से भर देती थी जितनी तेजी से वे बनते थे। उसकी ताने बहुत गहरे लगे, जीत से भी गहरे इरादे उजागर हुए। ये नियांग छात्रावास का पूर्ण विनाश। शुशु अपमानित और क्रोधित होकर इस फॉर्मेशन का इशारा किया। कोको ने एक विनाशकारी तकनीक के लिए तैयार किया, केवल ये देखने के लिए कि सहारा ने सिकुड़े हुए शुशु को पकड़ लिया और उसे सीधे शुकी के शरीर में फेंक दिया, हवा के बीच में फैल गया। शुशु जानवर के भीतर फट गई, उसे अंदर से फाड़ दिया। इससे पहले कि कोको प्रतिक्रिया कर पाती, सहारा ने गिरे हुए राक्षस से एक नुकीला दांत छीन लिया और उसे उसमें गहराई तक धंसा दिया। कोको गिर गया, अपने ही खून में हाफते हुए, फिर भी अपनी लार से खुद को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आसपास के अंधेरे से नए शुकी उभरे। युद्ध से थक चुकी सहारा लड़खड़ाते हुए शुशु को आगे बढ़ते हुए झुंड के खिलाफ अकेला छोड़ गई। छिपे हुए गांव के अंदर एक और मुठभेड़ हुई। हिमारी लड़खड़ा गई, नान की तलवार से वार किया गया उसका खून गुफा के फर्श को लाल कर गया। याचिहो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वास्तविकता को पूर्ववत करने और घातक वार को रद्द करने के लिए अपनी समय मोड़ने की क्षमता को बुलाया, लेकिन नान ने खुद को अनुकूलित कर लिया था। प्रत्याशित कोणों से हमला कर रहा था। याचिहो को हर रीसेट के साथ थकावट के करीब आने तक लगातार अपनी शक्ति को जला देने के लिए मजबूर कर रहा था। हिमारी ठीक हो गई, उन्माद में निचले स्तर के शुकी को काट रही थी, लेकिन याचिहो ने उसे चेतावनी दी कि उसकी क्षमताओं पर तनाव ढहने का खतरा है। हिमारी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
उसकी मुस्कान फैल गई, जंगली और अनियंत्रित क्योंकि उसका शरीर बदल गया। उसके बाल चमकती तोपों में बदल गए, उसका फ्रेम एक अजीब चमकदार उपस्थिति के साथ कवच में बदल गया। ये एक ऐसा परिवर्तन था जो शैतानी रक्षा बल में उसके समय से पैदा हुआ था। याचिहो ने विस्मय में देखा जब हिमारी ने विनाशकारी गोलाबारी की बौछार की गुफा को तोड़ दिया और नान के छिपने की जगह का खुलासा किया। याचिहो ने सटीक रिवाइंड के साथ नान की हरकत को जमा दिया, जिससे हिमारी को नान शुकी को मिटाने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का मौका मिला। नान लड़खड़ा गई और हार गई, वापस आओबा के पास लौटने के बारे में फुसफुसाते हुए, लेकिन हिमारी ने उस पर कोई दया करने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी, अविचलित तब भी जब याचिहो ने आश्रय का सुझाव दिया। हिमारी बदल गई थी और याचिहो जो समझ सकती थी उससे कहीं अधिक खतरनाक हो गई थी। मुख्य मोर्चे पर टेनका प्रकट हुई और गायब हो गई, लगातार टेलीपोर्ट कर रही थी जब वो जाल बिछाती थी। जिस क्षण आओबा ने गार्ड को गिराया, टेनका ने उसे दीवार पर पिन कर दिया, जिससे क्योका को हमला करने का मौका मिला। आओबा लड़खड़ा गई लेकिन तुरंत ठीक हो गई। उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। टेनका ने ओमनीटर के साथ जवाबी हमला किया, आओबा को अपनी पकड़ में खींच लिया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने में झिझक रही थी। मैं अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकती। उस झिझक की कीमत चुकानी पड़ी। एक लेजर बीम टेनका के किनारे को चीरता हुआ निकला, जिससे वो मेरे बगल में गिर गई। खून बह रहा था और हाँफ रही थी। टेनका ने मुझे आओबा की बढ़ती शक्ति के बारे में चेतावनी दी, स्वीकार किया कि उसने दया के कारण खुद को वापस पकड़ लिया था। स्वीकारोक्ति ने आओबा को परेशान किया। उसका क्रोध एक अजीब भावना के एक दूरस्थ चमक के साथ जूझ रहा था, जिसे वो दबा नहीं सकती थी। जबकि आओबा झिझक रही थी, क्योका ने फायदा उठाया, ने सिरे से उग्रता के साथ आगे बढ़ी। इससे पहले कि ज्वार मुड़ता, कोको और नान लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, टूटे हुए और हारे हुए। कुछ ही क्षण बाद शुशु, सहारा, हिमारी और याचिहो पहुंचे, मेरे बगल में इकट्ठा हुए। घिरी हुई और पछताओबा ने वहां चुनौती दी जब तक कि यिन यांग छात्रावास खंडहर में न गिर जाए, तब तक आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसके बाद युद्ध का मैदान बदल गया। गुफा की छत टूट गई। एक दिव्य उपस्थिति के उतरने पर प्रकाश नीचे गिरा। ज़ोरियो आ गया। शिकोकू उसके बगल में था। नान और कोको को आसानी से पकड़ लिया गया। एक ही गति में उनकी एजेंसी छीन ली गई। शिकोकू आगे बढ़ी। उसकी आवाज ठंडी और आधिकारिक थी। उसने कोको या निचले शुकी के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया, अपनी वास्तविक पहचान की घोषणा की। 8वीं गड़गड़ाहट देवियम में सभी शुकी की सर्वोच्च शासक, उसके नाम के वजन ने मुझे और क्योका को जमा दिया। अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने के लिए शिकोकू ने कोको के दोषपूर्ण शुकी को एक आकस्मिक लहर से मिटा दिया। फिर बिना किसी पछतावे के उसने आओबा के बंधन में हाथ डाला और उसे फाड़ दिया। आओबा का शुकी हिंसक रूप से मुड़ गया, क्योंकि उसकी निष्ठा टूट गई थी और शिकोकू की इच्छा के तहत फिर से ढाली गई थी एक घृणित राक्षस में बदल गया। जानवर दहाड़ा और अपने पूर्व गुरु पर हमला किया। आओबा जम गई। उसके चेहरे पर आतंक स्पष्ट था। ठीक उसी समय में एक शानदार चमक में फट गया, बदल गया, क्योंकि क्योका मेरी पीठ पर कूद गई। एक साथ हम आगे बढ़े। आओबा को विनाश से बचाने के लिए क्रूर शुकी पर हमला किया। छात्रावास में वापस नहीं के सेंसर अचानक ऊर्जा के उछाल के साथ चमक उठे। रीडिंग तेज हो गई, जिससे असंभव का पता चला, क्योंकि मैं और अन्य अब खुद शिकोकू के सामने खड़े थे। उसके दिल में एक ठंडा डर समा गया, क्योंकि उसे दुश्मन के पैमाने का एहसास हुआ जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। कई साल पहले क्योका शांतिपूर्वक अपने घर में रहती थी, मानते हुए कि वो हमेशा एक साधारण लड़की रहेगी। वो भ्रम तब टूट गया जब माटो में एक दुर्घटना ने उसके शहर को तबाह कर दिया, जिससे उसे आघात और नुकसान हुआ जो वो जीवन भर झेलती रहेगी। उस दिन से उसने मजबूत होने की कसम खाई, खुद को ऐसा बनने के लिए समर्पित किया जो दूसरों की रक्षा कर सके जहां कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। अब सालों बाद में और क्योका एक हताश लड़ाई में आओबा के राक्षसी शुकी का सामना कर रहे थे। जानवर हमारे सामने ऊंचा खड़ा था। उसके हमले लगातार और सटीक थे। मैं उसकी कुचलने वाली शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया। हर औंस दृढ़ संकल्प को बुलाते हुए मैं आगे बढ़ा और उसके नुकीले हाथ में काट लिया, उसकी बाहरी परत को फाड़ दिया। उस अधिनियम ने लापरवाह लेकिन निडर दूर से चुपचाप देख रहे शिकोकू को भी प्रभावित किया। मेरे हमले ने क्योका को एक क्षणभंगुर अवसर खरीदा, एक ऐसा मौका जिसे उसने बर्बाद करने से इनकार कर दिया। क्रोध और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर क्योका ने अपने नष्ट हुए घर की हर स्मृति को अपनी तलवार में डाल दिया। उसकी हरकतें तेज हो गईं, उसके वार जानबूझकर और अथक थे। उसके प्रशिक्षण के वर्षों का वजन ले जा रहे थे। मैंने अपनी क्षमताओं से बने जंजीरों से शुकी को पकड़ लिया, उसके अंगों को बांध दिया और उसे स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। रास्ता साफ होने पर क्योका आगे बढ़ी और अपनी शक्ति की पराकाष्ठा को उजागर किया। एक निर्णायक वार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि उसने जानवर को साफ साफ 2 हिस्सों में काट दिया। युद्ध का मैदान शांत हो गया। मैं और अन्य लोगों ने शुकी के बेजान शरीर को गिरते हुए देखा। शिकोकू क्योका की शक्ति के प्रदर्शन को देखकर छाया में पीछे हट गई। फिर भी जैसे ही वो चली गई, उसकी नजर टिकी रही क्योका पर नहीं बल्कि मुझ पर। क्योका ने अपनी तलवार ऊंची कर ली, अपने नष्ट हुए घर की याद में जीत का दावा किया। उसने मुझे दूसरों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया, फिर से इकट्ठा होने और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। हालांकि मेरा ध्यान तुरंत मेरी बहन आओबा की ओर चला गया, जो पास में घायल थी।
सदमे में होने के बावजूद आओबा ने मुझे आश्वस्त किया कि वो ठीक है, अपनी चिंता अपने दोस्तों नान और कोको की ओर मोड़ रही थी। वो उन्हें बचाने के लिए दृढ़ थी, किसी को भी पीछे छोड़ने से इनकार कर रही थी। क्योका ने निर्विवाद रूप से उसकी रक्षा करने की कसम खाई और टेनका शामिल हो गई, आओबा के कारण का समर्थन करने और यिन यांग छात्रावास से हस्तक्षेप को रोकने की कसम खाई। लेकिन आओबा ने शैतानी रक्षा बल के साथ खुद को जोड़ने से इनकार कर दिया। कमांडेंट की क्रूरता पर अविश्वास करते हुए टेनका ने चुपचाप अपने डर की पुष्टि किया, खुलासा करते हुए कि कमांडेंट अफसर मिलने पर आओबा को खत्म करने में सक्षम था। क्योका ने आओबा को छिपने की सलाह दी, उसे चेतावनी दी कि यह घटना निश्चित रूप से कमांडेंट तक पहुंचेगी और अथक पीछा कर सकती है। खतरे को समझते हुए आओबा ने अपने लोगों को आश्रय में ले जाने पर सहमति व्यक्त की, समय का इंतजार करने और अपनी सेना को सुरक्षित रखने का वादा किया। जबकि क्योका ने आओबा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यिन यांग छात्रावास की व्यक्तिगत रूप से जांच करने की कसम खाई में क्योका और टेनका छात्रावास लौट आए, जहां नेई ने राहत के साथ उनका स्वागत किया। उसने क्योका को सूचित किया कि शुशु और हिमारी ठीक हो रहे हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। टेनका उसके तुरंत बाद चली गई। मेरे तत्काल इनाम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बजाय इसके कि वो पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार करे। छात्रावास के अंदर क्योका ने मुझे किसी भी आगे के हमले के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया, फिर स्नान करने और ठीक होने के लिए चली गई। इस बीच नी ने शुशु और हिमारी के लिए कपड़े तैयार किए, लेकिन मेरा चिंतित चेहरा देखा। उसने चुपचाप मुझे सांत्वना दी और जब मेरा पेट गड़गड़ाया तो उसने सभी के लिए तैयार किया गया एक गर्म भोजन मुझे दे दिया। मैंने चुपचाप खाया, विचारों में खोया हुआ। कुछ ही समय बाद क्योका स्नान से बाहर निकली और मेरे अवशिष्ट तनाव को देखा। उसने अपने तरीके से मुझे तनाव मुक्त करने का फैसला किया। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, जहां उसने अपने कपड़े उतार दिए। मेरे प्रयासों के लिए उसने जो इनाम चुना था उसे प्रकट किया। मैं लाल हो गया जब उसने दूरी कम की और हमने चुंबन शुरू किया। गर्मी और चिंता एक साथ घुल मिल गई। मुझे चिढ़ाते हुए क्योका ने मुझे एक विकृत व्यक्ति कहा और मुझे एक चंचल पकड़ में बंद कर दिया, या घोषणा करते हुए कि वो मेरी मालकिन थी। उसकी ईर्ष्या तब प्रकट हुई जब उसने आओबा के प्रति मेरी निष्ठा के बारे में शिकायत की, इस बात से नाराज कि मैं अपनी बहन की बात उसकी बात से ज्यादा सुनता था। भ्रमित और अभिभूत मैंने अंततः हार मान ली और सोने का फैसला किया। निराश लेकिन स्नेही हुको ने मुझे धीरे से गले लगाया, भविष्य में बड़े पुरस्कारों का वादा फुसफुसाते हुए। शिकोकू के महल में कहीं और हवा उदास हो गई। कोको और नान को एक नवजात दिव्य इकाई ने खा लिया। उनके शरीर एक अपवित्र इकाई में विलीन हो गए। जोरियो ने शिकोकू के तरीकों पर सवाल उठाया, लेकिन उसने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, या समझाते हुए कि प्राणी को पोषित किया जाना था। इसे उसकी सबसे मजबूत टीममेट बनने के लिए नियत किया गया था, उनके साम्राज्य की हमेशा सेवा करने के लिए एक देवी जैसा सहयोगी। अगले दिन मैंने और मेरे सहयोगियों ने अपनी कड़ी जीत का जश्न मनाया। मैंने एक भव्य दावत तैयार की। सभी उपस्थित लोगों को खुश करते हुए टेनका पहुंची। मेरे खाना पकाने का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थी। मेरी क्षमताओं के बारे में अफवाहें पहले ही सुन चुकी थी, इससे पहले कि मैं लड़ाई के नेता के रूप में अपनी बात कह पाता। शुशु ने मुझे चुप करा दिया, भोजन में गोता लगा लिया और पूरे मेज को हंसी से भर दिया। उत्सव गर्मजोशी से भर गया। हिमारी ने याचीहो के साथ कोमल क्षण साझा किए। शुशु सहारा के साथ जुड़ी और टेनका ने क्योका को लगातार चिढ़ाया, उसे मुझे उसके साथ साझा करने के लिए मजबूर किया। शुशु और हिमारी, जिन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, ने गर्मजोशी से घर में मेरा स्वागत किया, जिससे मैं अभिभूत हो गया। उस रात में अपने कमरे में चला गया, जहां मुझे आओबा द्वारा छोड़ा गया एक छोटा नोट मिला। उसे पकड़कर मुझे एक साथ हमारे अंतिम क्षण याद आए। आओबा के शुकी को हराने के बाद क्योका ने कुल कमांडेंट के पद पर पहुंचने की कसम खाई थी। उसने यिन यांग छात्रावास को खत्म करने, आओबा को उसके नियंत्रण से मुक्त करने और उसे बहाल करने के लिए एक इलाज खोजने का वादा किया था। राहत मिली। आओबा ने मुझे क्योका की देखभाल में सौंप दिया। जैसे ही उनके चारों ओर छिपा हुआ गांव ढह गया, मैंने आओबा का नायक बनने के अपने लंबे समय से संजोए हुए सपने को स्वीकार किया। धीरे से मुस्कुराते हुए आओबा ने मुझे उसके लिए एक इलाज खोजने के लिए प्रेरित किया। उस क्षण से मेरा उद्देश्य बदल गया। अब नायकत्व के एक स्पष्ट आदर्श का पीछा नहीं कर रहा था, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध किया। अगली सुबह मैं टेनका को अपने ऊपर बैठे हुए देखकर उठा, जो संबंधित इनाम की मांग कर रहा था, जिसका वो इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि कुछ भी हो पाता, युको क्रोधित होकर कमरे में घुस गया। टेनका को जाने का आदेश दिया, एक तत्काल जिम्मेदारी का हवाला देते हुए। मुझसे चिढ़ते हुए युको ने मुझे आराम करने से पहले एक कठोर प्रशिक्षण दिनचर्या के अधीन किया। उसके बाद हिमारी अपनी आड़ू आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद करने के लिए मेरे पास आई। वह क्योका के साथ अपनी जगह पाने के लिए और अधिक सक्षम होने और जीतने के लिए दृढ़ थी। पास में ने शुशु को खुद पर धीरे से मुस्कुराते हुए देखा, प्यार के मूक सबक पर विचार करते हुए, जो उसने अस्पताल में अपने समय के दौरान सीखा था। शुशु ने दिल से स्वीकार किया कि कई लड़कियां मेरी गहराई से परवाह करती थीं। उसने मुझे आगे बढ़ाने के लिए सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। उनका शांत क्षण तब बाधित हुआ जब नेई ने ऊर्जा के एक अचानक उछाल का पता लगाया। पास में एक नया पोर्टल खुल गया था। पूरी टीम तुरंत जुट गई। हिमारी और शुशु ने रास्ता साफ करने के लिए आगे दौड़ लगाई, जबकि क्योका और मैंने सीधी लड़ाई के लिए तैयार किया। जाने से पहले मैं घुटनों के बल बैठ गया और क्योका के हाथ को चूमा, अपनी अधीनता की शपथ दोहराई।
मेरे भीतर शक्ति भर गई जब मेरी दास आकृति उभरी और क्योका मुझ पर चढ़ गई। दो एक निर्बाध शक्ति बन गए। एक साथ उन्होंने आने वाले शुकी को फाड़ दिया, उनकी पंक्तियों के माध्यम से क्रूर दक्षता के साथ काटते हुए, इससे पहले कि वे एक विशाल को साफ साफ दो हिस्सों में काट दें। इस जीत ने कुल कमांडेंट बनने के लिए क्योका के आरोहण की शुरुआत को चिन्हित किया और उस नायक में मेरा परिवर्तन जो मैं बनने के लिए दृढ़ था। कोई नहीं देख रहा था। ओबा ने छाया से देखा। अपने भाई को क्योका के साथ फलते फूलते देखकर उसे राहत महसूस हुई, लेकिन वो आराम नहीं कर सकी। चुपचाप उसने कोको और नान के लिए प्रार्थना की, उन्हें साम्राज्य के चंगुल से बचाने की कसम खाई। कृपया नीचे टिप्पणी करें यदि आप अंत तक देखते हैं तो आई कैंडी का इनाम।